बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोही एट 10 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर व आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आज जो मौसम है मुल्तान का वो बड़ा खूबसूरत मौसम हुआ है क्योंकि आज धुंध भी है। अच्छा, धुंध के साथ साथ एक बात जो करूँगी, क्योंकि सर्दियों को जो है जनवरी अभी, क्योंकि ये साल का इख्तिताम भी है और जनवरी को जो है हम उसमें नए साल में जो है वो एंटर भी हो जाएंगे, उनको वेलकम भी करेंगे नए साल को। तो इसके साथ साथ मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि आप जो है लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करें और इसके साथ साथ मौसम में जो है वो आपने एक दूसरे का ख्याल भी रखना है। ऐसे मौसम में जो है वो ट्रैफिक के हादसा भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हमारे यहाँ ये बड़ा सबसे बड़ा मसला है ट्रैफिक का। लोग बिल्कुल एहतियात नहीं करते, स्पेशली जो बाइक पे होते हैं, रिक्शा पे होते हैं, गाड़ी पे होते हैं। तो लिहाजा आपने इस मौसम में जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपना भी और दूसरों का भी। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारी रोही की रिपोर्टर अलिशबा आसिफ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप अलिशबा? ठीक ठाक हैं? वेलकम। अच्छा जी अलिशबा, कैसे मौसम को एंजॉय कर रही हो? आज लग रहा है ना जैसे ठंड है। हाँ, आज हल्की हल्की सुबह के टाइम तो यकीन करो मैं ड्राइव करके आ रही थी और मुझे जो है बिल्कुल कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। आधे रास्ते तक तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आया, जीरो बिल्कुल। तो इसके साथ ही जी हमारी जो दूसरी गेस्ट हैं, मैं समझती हूँ पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, हमेशा हम बात करते हैं। और तालीमी मैदान में अगर हम बात करें तो हमारे लिए जो है पाकिस्तान का एक बड़ा एजाज़ है। मैं एक हमेशा उस्ताद की एक बात करती हूँ कि हमारी ज़िंदगियों में उस्तादों का एक बहुत बड़ा रोल होता है, आपको बनाने में, आपको संवारने में, आपकी तरबियत करने में। एक तो ये पेशा इतना मुकद्दस पेशा है तदरीस का कि हमारे ये पैगंबरों से चलता आ रहा है तालीम को लेकर कि आपने एक मुआशरे की तरबियत कैसे करनी है, आपने नौजवानों की तरबियत कैसे करनी है, आपने बेटियों की तरबियत कैसे करनी है। तो जहाँ आपके घर से आगाज़ हो रहा होता है तो जो उस्ताद होते हैं वो आपके रूहानी माँ बाप होते हैं और वो आपकी जो बेहतरीन तरबियत करते हैं और आपको एक मुकाम पर लाकर खड़ा करते हैं, तो वो खुद भी फ़ख्र महसूस कर रहे होते हैं और उनके लिए वो बड़ा होता है कि यार चलें हमारी इस कोशिश से जो है वो किसी को भी फ़ायदा पहुंचा और वो अपने ज़िंदगी का मकसद उसने पा लिया। आज एक ऐसी ही हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जी, बहुत ही खूबसूरत बिनिश सईद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड विनर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, माशाल्लाह इन्होंने जो है कंपटीशन भी जीता है, बेस्ट अवार्ड इन्होंने जी प्रिंसिपल का हासिल किया। तो इनकी जर्नी जानेंगे और इसके साथ साथ अलिशबा से जानेंगे, हमारी इनकी स्टोरीज जो हैं वो भी एजुकेशन से ही हैं। तो सबसे पहले तो अलिशबा से जानते हैं। अलिशबा, इस टाइम एजुकेशन के हवाले से बताइएगा क्या चल रहा है? इस टाइम तो फिलहाल वेकेशंस हैं और वेकेशंस के बाद एग्जाम्स होंगे और एग्जाम्स में जैसे हमने पहले भी बात की थी, अगर आपको याद होगा कि जो फर्स्ट टर्म था इन्होंने, क्योंकि सिलेबस इस दफ़ा चेंज हुआ है तो कुछ कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन शामिल थे और टीचर्स के मसाइल चल रहे थे, तो टीचर्स को जो है ट्रेन नहीं किया गया और उसके साथ साथ जो स्टूडेंट हैं वो ही टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं। तो मसला ये आया था कि जो हमारा नताइज थे वो तकरीबन हमें सिर्फ 50% मिले थे। तो मुल्तान में अगर बात की जाए, ज़िले मुल्तान में तो सरकारी स्कूलों में तकरीबन जो हैं 6 लाख से ज़ायद स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं। तो उसका 50% रिज़ल्ट आना एक बहुत ही बड़ा एक मसला है। तो उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया था कि हम लोग एक पैटर्न देंगे बच्चों को और उसके मुताबिक वो थोड़ा सा छुट्टियों में अपना प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद आके दोबारा एक टर्म होगा जिसे SBE कहते हैं। तो उसके बाद ये स्टार्ट होगा, छुट्टियों के बाद फिलहाल यही स्टार्ट होगा। इसके साथ साथ जो है अगर बात की जाए टीचर्स की ट्रेनिंग की, तो छुट्टियों में ये किया गया था कि टीचर्स को ख़ास तौर पे जो प्राइमरी टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी और इसमें सबसे अच्छी बात ये शामिल की गई है एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि यकसा निसाब होगा और इस पे बहुत सारे क्रैकडाउन भी हुए। जो स्कूल एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ा रहे थे उनको भी कहीं ना कहीं फाइन किया गया, स्कूल सील किए गए। तो उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि अगर 10 सरकारी स्कूल के असातिज़ा इस ट्रेनिंग में शामिल होंगे तो उसके साथ साथ हम 3 जो है प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स भी लेंगे, यानी हम मिक्स ट्रेनिंग करेंगे ताकि जो हमारे बच्चे हैं उनमें तफरीक ना रहे
थे। तो आपने देखा होगा जब स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन हुए तो उन्होंने यही कहा था कि प्राइवेट स्कूल्स के जो बच्चे हैं उनके भी स्कूल्स में इलेक्शन करवाए जाएं। ये जनूबी पंजाब ही था जिसमें स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन करवाए गए। जो पहले वाले सेक्रेटरी थे उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था और अब तक ये चलता आ रहा है। ये तीसरा इलेक्शन था जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बने। तो फिर आपने देखा उन्हें इस्लामाबाद में बुलाया गया और उसके बाद जो है अब उनका प्रोसीजर जो है वो जारी है और अब उनको बाहर ले जाया जाएगा और बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। अब एक 15 साल का बच्चा या 14 साल का बच्चा जो एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है जिसके लिए वो 5 रुपए देना भी बहुत मुश्किल होता है, तो वो बाहर जाके एक तरबियत हासिल कर रहा है। किस तरह आपको लीडरशिप क्वालिटीज आनी चाहिए, किस तरह आप अपनी क्लास को कंट्रोल कर सकते हो, किस तरह आप अच्छे तरीके से तालीम हासिल कर सकते हो और अपने साथ रहने वाले जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस तरफ राग़िब कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये इसके लिए हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये कर रहा है, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट से हमें कितने शिकवे रहते हैं और इतने शिकवे इतने शिकायत होती हैं कि बस फिर हमें समझ नहीं आ रहा होता कौन कौन से शिकवे करें। ऐसे ही है। लेकिन अच्छे जो मैं कहती हूँ इनिशिएटिव्स लिए जा रहे होते हैं उसको हमेशा अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और हर चीज को हम वैसे क्योंकि इतनी चीजें हमारे इर्द गिर्द चल रही होती हैं, बुरा कहते 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 हम तमाम चीजों को ना एक ही लाइन में कर देते हैं। अच्छा जी, मजीद भी आपसे जानते हैं, बिनिश से जानेंगे। बिनिश, आपका एशियन का जो कंपटीशन रहा कैसा रहा, ये जर्नी कैसी थी? आपको पता है कि कोई भी जर्नी हो तो वो आसान नहीं होती। हाँ, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, स्ट्रगल होती है, बहुत मेहनत होती है, बहुत गाइडेंस होती है। और जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि अगर आपको अच्छा उस्ताद मिल जाता है आपकी बिगनिंग ऑफ द लाइफ से और कंटिन्यू रहता है वो जर्नी, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड विद इट कि मेरे जितने भी उस्ताद मुझे मिले, चाहे वो मेरे स्कूल के थे, कॉलेज के थे, यूनिवर्सिटी के थे, और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया और वो खुद माशाल्लाह लीड करते रहे। तो शायद इसी वजह से हमारे अंदर भी ये चीज़ एक आई कि जी हमारे अगर उस्ताद ये चीज़ को लेके चल रहे हैं तो फिर हमें क्यों नहीं लेके चलना चाहिए। और वैसे भी उस्ताद जो है वो रोल मॉडल होता है बिल्कुल बच्चों का, और होना भी चाहिए। अच्छा उस्ताद मिलना भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और आजकल हम जिस तरह देख रहे हैं एक्चुअली हमें जो प्रॉब्लम फेस होता है वो ये होता है कि हमारे पास पाकिस्तान में जो एक चीज़ की कमी है वो है कि हम उस्ताद का टीचर्स लेसन्स नहीं देते, बिकॉज ये फील्ड एक इतनी इजी गोइंग बना दी गई है कि जिसको कोई जॉब नहीं मिलती वो कहता है हम चलें टीचिंग कर लेते हैं। दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर हमने सिर्फ तालीम नहीं देनी, तरबियत भी करनी है। और ऐसे लोग आ जाएं जिन्होंने अभी फ्रेश होते हैं, जिन्होंने पढ़ा होता है, जिनको अभी पता ही नहीं होता कि सोसाइटी क्या है, कैसे है, तो उनके लिए बड़ा एक मैं तो कहूँगी चैलेंज होता है। लेकिन वो उसको बहुत इजी लेते हैं कि चले जी और कुछ नहीं, पैसे तो आ रहे हैं ना, तो इट्स ओके विद अस। तो ये गलत है। और इस जर्नी के अंदर जी बहुत स्ट्रगल है, बहुत कोर्सेज हैं जो मैंने ऑनलाइन किए हैं, और उसके बाद फिर मैंने ऑनलाइन टीचिंग की है, और उसके बाद मैंने जो है वो डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ काम किया है। जब आप प्राइवेट सेक्टर में या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो आपको डिफरेंसेस पता चल जाते हैं कि कहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ पे प्राइवेट स्कूल वाले लेके चल रहे हैं। तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू ब्रिंग दिस कैंट पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज अकॉर्डिंग टू दैट लेवल कि जो प्राइवेट जो इदारे हैं उनको वो कम्पीट कर सके। हमारी बड़ी इकनॉमिकल सी फीस है, बड़ा अच्छा एक हमारा सेटअप है, और हमारा हेडक्वार्टर जो है वो इस्लामाबाद में पिंडी में होता है। तो वहाँ से ये सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं हमारे पास। सारा जो निसाब सिंगल नेशनल करिकुलम का भी ये बात कर रही थी, हम उसी को ही फॉलो कर रहे हैं। और बड़ा अच्छा हमारे पूरे पाकिस्तान में जितनी भी ब्रांचेस हैं, जहाँ कैंटोनमेंट है वहाँ पे कैंट पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज है, तो उधर वो एक ही निसाब चल रहा है, और बड़ा अच्छा ये चीज़ें जो हैं हमारी लेके चली जा रही हैं। मैंने ये जब सफ़र शुरू किया तो आई वॉज अ टीचर, और मुझे एक्चुअली ये आप ये समझ लीजिए कि मेरे घर से ही एजुकेशन का ये मिला, क्योंकि मेरी मदर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मुल्तान थी, और एजुकेशन से बहुत ज़्यादा बचपन से आंख खोली तो बस एजुकेशन के बारे में ही सुनते रहे कि जी बच्चों की तालीम ज़रूरी है, तरबियत ज़रूरी है। वो घर से स्टार्ट हुआ, घर का माहौल ऐसा है ना, बिल्कुल घर का माहौल इस तरह मिला, तो और वो बड़ा पढ़ाकू सा माहौल था हमारा। हम बहन भाइयों के लिए, भाईजान मेरे लास्ट ईयर शहीद हुए कर्नल लईक बेग मिर्ज़ा, तो वो भी बहुत ज़्यादा थे, लासाल के टॉपर्स में से थे माशाल्लाह।
और मैं भी जो है वो अल्लाह का शुक्र है अच्छा चल ही पड़ी। तो ये होता है कि बड़े भाइयों के पढ़ने लिखने का जो है वो बहुत ज्यादा शौक था? नहीं इतना नहीं था। अच्छा, इतना नहीं। लेकिन मुझे इंस्पिरेशंस बहुत मिली। देखिए मुझे रिसर्च का बहुत शौक था कि मैं चीज़ों को जानूं, देखूं, करूं, और एक्सपेरिमेंट्स करने का बहुत शौक था। सही। तो ये एज अ मैंने शौक शुरू किया था कि मुझे शौक होना चाहिए कि मीन के शौक था कि मैं देखूं कि टीचिंग एक कैसी फील्ड है। लेकिन उसके बाद जब आप जाते हो और आप अपना देखिए, टीचर जो है ना जब तक प्रिपेयर नहीं होगा ना अपने लेक्चर के लिए, वो टीचर नहीं है। बिल्कुल ऐसे। वो जाके अगर ये कह रहा है ना कि बच्चे आज हमने क्या पढ़ना था, तो फिर वो टीचर नहीं है। टीचर वो है कि जिसको पता हो कि जाके बताए कि आज हमने ये पढ़ना था, कल ये पढ़ा था, और वो आपकी प्रिपरेशन जो है वो आपको लीड करती है। फिर पता चलता है कि जी ये अच्छा टीचर है, ये अच्छे टीचर को जो है लेके चल रहा है, ये आगे अपनी चीज़ों को लेके चल। अल्लाह का शुक्र है मैंने जब टीचिंग की तो मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट रहा हमेशा। फिर उसके बाद मैं ऑनलाइन टीचिंग करती रही। ऑनलाइन मैंने बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो इंटरनेशनली भी काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और मैं जो है वो मास्टर ट्रेनर रह चुकी हूँ। मैं ट्रेन करती हूँ टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को। तो बिकॉज आई थिंक सारा तो काम करती हैं माशाल्लाह से आप। असल में इनकी वाली बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास ट्रेनिंग्स की कमी है, बिकॉज हमारे पास वो कहते हैं ना कि उस असासे की कमी है जिसके थ्रू हम बच्चों को, हम कहते हैं कि जी हमारे पास ये नॉलेज है ना, आगे ना जाए। दिस इज रॉन्ग। ये बड़ा मसला है। ये हर जो भी आप प्रोफेशन उठाएंगे वहाँ आपको ये नजर आएगा कि कहीं बच्चा आपसे आगे ना जाए। लेकिन मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि व्हेन विल सी कि अभी मेरे एक स्टूडेंट जो हैं वो आर्मी में गए हैं, नेवी में गए हैं, तो दे कम टू मीट मी कि मैडम आपकी गाइडेंस पे, आपके उसके ऊपर हम चले और हम ले गए हैं, अचीव कर लिया। तो बहुत खुशी होती है कि हमारे सेटिस्फेक्शन जो है ना आपको कि यार अच्छा आपका जो हक बनता था या आपका जो एक फरीजा था वो आपने बखूबी दिया। लेकिन वो हम बीइंग अ टीचर्स यहाँ पे जो मैं बार बार एक बात करती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को इसके ऊपर वर्क करना चाहिए, लाइसेंस इशू करने चाहिए। देखें एक पूरा एग्जाम होता है, पूरा एक प्रिपरेशन होता है एक टीचर को बनाने का। बाहर के ममालिक क्यों इतना ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं इस टीचिंग प्रोफेशन को? बिकॉज उनको पूरा एक मांझा जाता है, पूरी अच्छी तरह से उनकी ट्रेनिंग्स की जाती है। बिल्कुल। इस पे मजीद भी इनसे जानेंगे नाज़रीन। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, हम जिस तरह एजुकेशन पे बात करें आज, वैसे क्योंकि प्रिंसिपल हैं तो फिर इनसे बहुत सारी चीज़ें जो है तालीमी निज़ाम पर भी बात करेंगे। अभी हम जो है ये बात कर लेते हैं ब्रेल के हवाले से जो है बहुत सारे मसाइल का सामना। जैसे कल ढेर साहब भी आए हुए थे, उन्होंने एक बात की, मुझे अलिशबा तुम याद आ गई। उन्होंने कहा जी हमारे पास फंड आए तो मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ कि ब्रेल सिस्टम जो नाबीना अफराद हैं उनके लिए हम लेकर आ रहे हैं, पेपर यहाँ बन रहा है। उन्होंने खैर बड़ी बड़ी बातें की जिसमें से मुझे लगा वाह भाई वाह, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। और अगर इंसानियत के काम आते हैं इससे बड़ी तो कोई और बात है ही नहीं। अगर तमाम हमारे जो लीडर हैं, जो हमारे उनके दिमाग में ये सोच आ जाए कि आसानियां बांटनी है, लोगों की मुश्किलात को हल करना है, क्या कहेंगी अभी इस ब्रेल पे? वाकई ब्रेल पे अभी तक मुल्तान में तो अभी ब्रेल प्रेस स्टार्ट नहीं हुई है। पिछले 5 साल से बच्चों के पास तो मंगवा लिए पेपर्स, यहीं से कह रहे हैं बनना स्टार्ट हो गए हैं। फिलहाल तो अभी मुल्तान में बच्चों के पास नहीं है। हाँ, महकमा स्पेशल एजुकेशन के अपने स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ बुक साइंस थी, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि 3 साल की मुद्दत होती है, वो बच्चे जो है महसूस करके पढ़ते हैं। उनके कोडिंग सिस्टम के तहत ये किताबें बनाई जाती हैं। तो वो बेसिकली क्योंकि आप उसको बार बार यूज कर रहे हो तो वो 3 साल के अंदर किताब खत्म हो जाती है, यानी वो किताब एक्सपायर है तो उनको नई बुक्स चाहिए होती हैं। तो कुछ बुक्स आई थी, क्योंकि अगर आप देखें तो 2 स्कूल्स हैं जिसमें नाबीना बच्चे, गवर्नमेंट के स्कूल्स की बात कर रही हूँ, जिसमें 2 है नाबीना बच्चे पढ़ रहे हैं। एक जो है फुल बॉयज के लिए बनाया गया, एक गर्ल्स के लिए बनाया गया, और एक कंबाइन है पर उसमें 20 या 30 की तादाद में बच्चे होंगे, जिसमें चारों कैटेगरीज के हमारे स्पेशल बच्चे पढ़ रहे हैं। वो शेरशाह पे है। इसी तरह जो बुक्स के मसाइल हैं वो हल नहीं हुए। और दूसरा इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि वो ऑडियो से तो पढ़ रहे हैं बच्चे, पर उनको
लिखना नहीं आ रहा, उनकी तो वो राइटिंग है ना, वो तो एक तरह से उनको नहीं पता, लफ्जों की पहचान नहीं पता। और एक सबसे बड़ा मसला ये कि जब हमारे यहाँ बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं तो जैसे लाहौर है उधर वो ऑप्शन देते हैं कि आप या तो राइटर ले लो या तो वो ब्रेल पेपर देते हैं आपको, ब्रेल स्लेट देते हैं लिखने के लिए। क्योंकि हमारे पास ये चीज़ें ही मौजूद नहीं है तो सिर्फ उन्हें राइटर दिया जाता है। और अभी जो एग्जाम्स हुए थे पिछले साल तो जो हमारे ब्लाइंड बच्चे थे उनको सबसे बड़े मसले ये थे आसमा, क्योंकि उनका सेंटर अलग नहीं बनाया गया था। डफ एंड डम बच्चों का सेंटर अलग बना दिया गया था, उनका बच्चे जो सेंटर था वो साथ में बनाया गया था और उनके लिए एक्स्ट्रा 20 या 30 मिनट्स होते हैं। पर जो एग्जामिनर था वो 10 मिनट पहले पेपर लेना स्टार्ट कर देता है, तो वो उन बच्चों को टाइम नहीं दे रहा था और वो बच्चे जो हैं खुद बोल बोल के लिखवा रहे होते हैं। तो इस तरह जो दूसरे बच्चे पेपर कर रहे होते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं और वो खुद भी डिस्टर्ब होते हैं। वो उनका यही था डिमांड उनकी प्रिंसिपल्स की, स्कूल्स की, कि हमारे बच्चों को ब्रेल स्लेट दे दी जाए जिनको लिखना आता है, तो वो अपना पेपर खुद हल कर लिया जाए या हमारे बच्चों का सेंटर अलग कर दिया जाए। तो ये मुल्तान बोर्ड में भी काफी ज्यादा कंप्लेंट्स दी गई थी, उनका भी यही मौकफ था, हमारे पास तो ब्रेल स्लेट्स ही नहीं है, ब्रेल पेपर ही नहीं है, तो हम बच्चों को क्या देंगे। तो अगर आप कहते हो कि खुसूसी बच्चों की भी तालीम जरूरी है तो सिर्फ आप 50 या 60 किताबें मंगाकर उसको बस ऐसे ही बांट नहीं सकते। ये हाल है कि एक आम बंदे के लिए एजुकेशन जो है वो इतनी यूं समझ लें, एक तो महंगी हो चुकी है। अच्छा, एक घर में मैं हमेशा बात करती हूँ 4 से 5 बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो अब तो आप एक बच्चे को पढ़ा लें तो बड़ी बात है। तो ये तो एजुकेशन ही कहते हैं जी, आप बच्चों को ले आए, पकड़ पकड़ के ले आए, तालीम जो है वो आम करें। क्या तालीम आम करेंगे, लोगों के लिए रोजगार के इतने मसाइल हैं तो वो कहते हैं तालीम कैसे हासिल करें। और आपने देखा होगा कि हम लोग अक्सर देखते हैं, हमारे शोज में भी आते हैं, ब्लाइंड बच्चे कितने टैलेंटेड होते हैं, कितने ज्यादा टैलेंटेड। अल्लाह ताला अगर आपको एक चीज से जो है वो महरूम रखता है तो अल्लाह ताला आपको उसके अगेंस्ट बहुत सारी सलाहियतें देता है, तो उसकी ब्लेसिंग्स बहुत सारी होती हैं। और ऐसे बच्चे जो है वो बड़े एक्टिव होते हैं माशाल्लाह से, और टैलेंट भी उनमें बहुत ज्यादा होता है। तो वो बात वही है कि सिस्टम, फिर वही आपकी वाली बात आ जाएगी, सिस्टम जिस दिन बेहतर हो जाएगा उस दिन शायद हमारे दिन भी फिर जाएंगे, हम भी कहेंगे हमारे हालात बेहतर हो गए हैं जी। तो वो कहते हैं ना, हम लोग फिर अभी तक जिस तरह अभी इलेक्शंस भी आने वाले हैं, खैर अभी तो मैंने जैसे ना लोगों के लिए वो कहते हैं वोट लेना है, किस तरह से लेना है, चलो कोई इस तरह दुखती रंग पकड़ो। दुआ करते हैं इलेक्शन से पहले बच्चों को किताबें मिल जाए, फिर खुसूसी लोगों के वोट भी मिल जाएंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही है ना, यहाँ पे अब जितने अब हर बंदा ये कहता है कि बस मेरा काम किसी तरीके से हो जाए, बस फिर ठीक है, फिर भी सिस्टम है। अच्छा, आपसे भी जानूंगी, तालीमी निज़ाम पे हम बात करते हैं, आप सेटिस्फाई हैं, आप खुद एजुकेशनिस्ट हैं? देखिए, सेटिस्फाइड तो ऑब्वियसली वी आर वर्किंग, मैं तो अभी तक यही कहूंगी कि वी आर बेबी इन दिस फील्ड। अभी तक हमारा, क्योंकि हमारी तवज्जो ही नहीं है, हमारे जो अफसरान हैं, जो हमारे गवर्नमेंट है, उसकी इतनी तवज्जो नहीं है एजुकेशन। बेसिक चीजें हमारी यही थी, ये इलाज हमारा सस्ता हो, एजुकेशन हमारी फ्री हो, अच्छा आपकी जरूरत की जो चीजें हैं, अशिया हैं, उसमें आपको रिलीफ मिले ताकि जिंदगी चले थोड़ी बहुत आसानी से गुजर जाए, और यही महंगी है जी, यही तीनों चीजें। ये कुछ इदारे हैं, जैसे हमारे इदारे हैं या दूसरे इदारे हैं, जैसे कैंटोनमेंट है, APS है, ये लोग खुद अपना कर रहे हैं, क्योंकि सेमी गवर्नमेंट में आते हैं, ये खुद अपना कर रहे हैं और बहुत अच्छा निजाम लेके चल रहे हैं। लेकिन मैं 1-2 से नहीं बनता ना पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही है, 1-2 से पाकिस्तान नहीं बनता। पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, इसके हर कोने में हर बच्चे को शऊर होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। और हम कहते हैं कि जी चाइल्ड लेबर नहीं चाहिए, पढ़ाई चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, पढ़ाई चाहिए, बस हम कहते हैं। डिमांड फिर हम वही चाइल्ड लेबर की भी कर रहे होते हैं, हमें लेबर लेकिन एक्चुअली वही होता है ना कि हम वी आर नॉट ऑन आवर वर्ड्स, वी शुड हैव टू बी ऑन आवर वर्ड्स। अगर हमने कह दिया है कि ये होना चाहिए तो ये होना चाहिए। देखिए, कब तक हम थर्ड वर्ल्ड में रहेंगे ना। अब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लोग चले गए, रोबोटिक्स पे लोग चले गए, एंड वी आर स्टिल जो वो अभी हम कितने टाइम बाद जाके अब अमेज़न और फलां जी ई कॉमर्स आ गया है, अब ऑनलाइन इधर चले जाएं, लोगों को भी बड़ा टाइम लग गया, अभी भी लोगों को अवेयरनेस। मैंने आपको ये बताया ना कि हम बेबी हैं अभी, वी आर स्टिल द बेबीज, और हम पता नहीं कब बड़े होंगे। जब बड़े होंगे तब वो पता ही नहीं, वो बहुत ज्यादा आगे जा चुके होंगे। वो उस दिन हमारे रोही के रिपोर्टर हैं जुनेद, उनसे बात हो रही थी, तो आपस में हम कलीग्स वगैरह इस तरह की बातें शेयर की, भाई हमारे जो निजाम है, तमाम चीजें जो बाहर के मुल्क में जब घिस पिट जाती है ना, उस टाइम पाकिस्तान में आ रही होती है, फिर हम उनको वेलकम कर रहे होते हैं। और मैं आपको बताऊं, यूथ बहुत काम कर रही है, वी आर वर्किंग अ लॉट। हमारे देखिए, आपको अच्छे गाइडर्स मिल जाते हैं ना, जैसे अब मुझे अगर कोई पाथ पे मिला है, मेरे टीचर्स मिले हैं अच्छे, तो आई स्टार्ट माई जर्नी।
कि नहीं मुझे उनकी तरह बनना है, मुझे उनकी तरह लेके चलना है और अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। तो यूथ बहुत काम कर रही है, तो यूथ को मेरा ख्याल है कि आपको आगे लेके आना चाहिए। बिल्कुल, आपको उनको इंकरेजमेंट देनी चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। देखिए एक्सपेरिमेंट्स जब कर रहा होता है इंसान, या कोई चीज़ लर्न कर रहा होता है, या किसी के ऊपर वो थीसिस कर रहा होता है, या कोई काम कर रहा होता है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर बहुत सब दफा गिरता भी है, उठता भी है, संभलता भी है, लेकिन उसके ऊपर सपोर्ट होनी चाहिए। जब गवर्नमेंट आपके साथ सपोर्ट करती है तो आप कहते हैं कि यार नाउ आई एम वर्किंग फॉर दिस पाकिस्तान और मेरी गवर्नमेंट मेरे साथ है। लेकिन इफ यू आर गोइंग ऑन अ राइट साइड एंड दे आर गोइंग ऑन अ लेफ्ट साइड, सो इट कैन नॉट बी। अच्छा, प्राइवेट जितने भी स्कूल हैं, इदारे हैं, जितने भी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अगेंस्ट नहीं है, ठीक है, हर किसी का एक डिफरेंट है। बिल्कुल। अच्छा, पहले बड़ा एक मयार समझा जाता था कि अगर किसी का बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज में, स्कूल में पढ़ा तो लोग बड़ी खुशी से यार मेरा बच्चा जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में जाता है। एडमिशंस नहीं मिलते थे, ऐसे ही है, लोगों के लिए मुश्किलात हुई और लोग कोशिश कर रहे थे यार किसी तरीके से मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए। और आज हमारा ये हाल है कि हम अपने बच्चे को जो है गवर्नमेंट स्कूल में बड़ी माजरत के साथ हम बड़ी ये कहते हैं कि नहीं यार गवर्नमेंट स्कूल में हम अपना बच्चा कैसे डालें। हमने म्यार गिरा दिया, हमने म्यार गिरा दिया। हम ये नहीं कहते कि तालीमी म्यार गिर गया, हमने म्यार गिरा दिया, बिकॉज हमने उसकी तरफ केयर करना ही छोड़ दी। हमने जो तालीम को जो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी, हमने उस इम्पोर्टेंस को बिल्कुल डाउन कर दिया। हमें नहीं करना चाहिए, हम उठाना चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि जो आप नए लोगों को जब लेके आते हैं ना उस फील्ड के अंदर, तो वो बड़ी एनर्जी के साथ आते हैं। वो एनर्जी चाहिए ताकि वो आगे बच्चों को अच्छे तरीके से लेके चल सकें, ग्रूमिंग्स कर सकें, टीचर्स की ग्रूमिंग कर सकें। और टीचर देखें, टीचर ग्रूम नहीं होगा, वो डरा हुआ सहमा हुआ होगा, तो बच्चे भी नहीं ग्रूम, तो वो नहीं होंगे। हाँ, नहीं, वो भी आपको उन्हीं तरह की झलक देंगे कि वही। अभी आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे, अभी हम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की बच्चियां भी और बच्चे भी देखते हैं जी, तो उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो ग्रूमिंग नहीं है। हालांकि देखें इस लेवल पे जाके बंदा जो है वो आप कहते हैं जी वेल ग्रूम हो जाता है, लेकिन माजरत के साथ हम देखते हैं नहीं है वो चीज़। फिर उनको हमारे जैसे उस्ताद नहीं मिले उनको जैसे हमें उस्ताद मिले वेल ग्रूम्ड और माशाल्लाह बड़े अच्छे और बहुत अच्छे लोग भी हैं। मैंने आपसे कहा ना कि देखिए पांचों उंगलियां बराबर नहीं हो सकती, बिल्कुल ऐसे। और हर जगह पे हर तरह के लोग हैं ना, और बहुत अच्छे उस्ताद मिलना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैं अपने आप को ब्लेस समझती हूँ कि अब हम मेरे यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छे उस्ताद, मेरी कॉलेज की जो मेरी लेक्चरर्स थी वो बहुत जबरदस्त मीन के वो आती थी तो हम बस उनको देखते ही रह जाते थे। पेशे के साथ सिंसियरिटी बड़ी जरूरी है। बिल्कुल, जब डिलीवर करना है आपने तो फुल एनर्जी। देखिए जी, आपको सिर्फ डिलीवर नहीं करना ना, आपने उनको बताना है। आप बच्चियों को पढ़ा रहे हैं तो आपने बताना है कि दिस इज द ग्रूमिंग, मीन हाउ यू हैव टू वॉक, हाउ यू हैव टू सिट, हाउ यू हैव टू कम्युनिकेट, दिस इज व्हाट वी गेन फ्रॉम द टीचर्स। ये हम अपनी तरफ से नहीं कर सकते ना, कि हमारे घर का माहौल भी मैटर करता है। देखिए ये म्यूचुअल है, पेरेंट्स और टीचर्स का म्यूचुअल है। अगर पेरेंट्स सिर्फ टीचर मेहनत करता रहे और घर जाए और घर जाके वही माहौल मिले और वो बिल्कुल भी ग्रूमिंग की तरफ ध्यान ना दे, तो फिर नहीं कुछ भी हो सकता। बिल्कुल, तो ये म्यूचुअली चलती हैं दोनों चीजें। अच्छा, क्योंकि बाहर के सिस्टम की हम मिसालें तो देते हैं, लेकिन वहाँ जाहिर सी बात है उसी तरीके से टीचर्स को भी रिस्पेक्ट दी जाती है, स्टूडेंट्स की भी रिस्पेक्ट का ख्याल रखा जाता है। अभी आप क्या समझती हैं हमारे जो उस्ताद हैं वो अपने पेशे के साथ कितने सिंसियर हैं और वो ये ड्यूटी जो है वो बड़े अच्छे से सर अंजाम दे रहे हैं? बड़े औखे सवाल पूछ रही है क्या करेंगे, ये एक आम बंदे की, मैं तो एक आम बंदे की आवाज बन के बैठी हुई हूँ मेरे पास तो डेली क्वेश्चन यही आते हैं, जरा बताए ना। देखिए मैं आपसे फिर वही बात करूंगी कि अगर आप लाइसेंस इशू करते हैं तो फिर आपके पास वैसी एंट्री आ जाएगी। फिर वो एक सिस्टम खत्म हो जाएगा ना कि जी मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं क्या जी चलो जी मैं टीचर बन जाऊँ। मीन कि आप इवन के बाय चॉइस नहीं है, आप बाकायदा उसको पढ़े, किसी भी फील्ड में जाना है आप उसके ऊपर स्टडी करें, उसको समझें कि वो क्या। अगर बाहर की हम मिसाल देते हैं तो वो अगर किसी फील्ड में जाना चाह रहे होते हैं तो उसकी A to Z स्टडी करते हैं, मीन कि उसके ऑल द थिंग्स दे आर क्लियर अबाउट कि जी ये फील्ड में जाएंगे ये हमें फायदा होगा, ये हमें नुकसान होगा। लेकिन हमारे यहाँ पे होता है कि चलें जी बस BA कर लिया, चलो जी टीचर बन जाओ, और फिर उसके बाद फिर बड़ी बड़ी सिफारिशें होती हैं कि जी इसको तो लगा दें, इसको तो ऐसे नहीं होता। डिग्री चाहिए ना बस या फिर अच्छे भी नंबरों की दौड़ लगी है, जरूरी है। मैं आपको बताऊं कि देखिए डिग्रीज तो डिग्रीज का तो आपको पता ही है पाकिस्तान में माशाल्लाह हाल। तो स्किल चाहिए,
आपको अंदर वो कॉन्फिडेंस चाहिए, आपके अंदर वो पैशन चाहिए काम करने का, उस चीज को लेके चलने का। देखिए आप एक 30 से 35 स्टूडेंट की क्लास को लेके चल रहे हैं, एक एक बंदा जो है वो एक एक इंडिविजुअल है, वो एक एक घर चला रहा है, मीन के वो आगे जाके पूरा एक घर चलाएगा। अगर आपने उसको तालीम नहीं दी है, तरबियत नहीं दी है, तो वो क्या आगे चलाएगा, मुझे बताएं। और फिर ये 35 बच्चे नहीं है, ये हर क्लास में 35 बच्चे हैं और ये पाकिस्तान है। बिल्कुल ऐसे। और हमें इस टाइम पाकिस्तान को ग्रूम करना है, तो पाकिस्तान के लिए तो ये बच्चों के लिए ऊपर मेहनत दोनों तरफ से होनी चाहिए। पेरेंट्स आजकल के बहुत ज्यादा टची हैं जी, हमारे बच्चे को आपने कहा तो कहा कैसे, दिस रॉन्ग। हम अगर अपने टीचर की जाके शिकायत करते थे कि जी ये हमारे टीचर ने यूं कहा, तो पहले 2 थप्पड़ हमें पड़ते थे। ये हकीकत है, यार तुम टीचर की शिकायत लेके घर में एग्जैक्टली। तो वो ये होता था। अब ये होता कि वो जी वो टीचर, बच्चे झूठ बोल रहे होते हैं और वो जब आते हैं मेरे पास, अब ऐसे केसेस आते हैं, पेरेंट्स बड़े हाइपर होके आएंगे और फिर जब मैं उन्हें बताऊंगी कि जी दीज आर द फैक्ट्स, और फिर वो बच्चों से उनके सामने जब वो पूछते हैं जी ये ऐसे था, तो वो कहते हैं आपने बताया क्यों नहीं, आपने आधी बात क्यों बताई। फिर मैं उन्हें कहती हूँ कि देखिए पेरेंट्स को थोड़ा तहम्मुल के साथ इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आजकल के बच्चे बहुत माशाल्लाह एक्टिव हैं और वो आपके माइंड से खेलते हैं। तो इसीलिए मैं हाँ ये हकीकत है। अच्छा हम कहते थे हम अपने जमाने में जो है जनाब बड़े मासूम बच्चे थे। बिल्कुल ऐसी है, मेरे जैसे तो मासूम ही कोई नहीं। हर कोई यही कहता है। ये हकीकत है, वैसे इसमें कोई वो नहीं है, झूठ नहीं है। कि चीजों का उस तरीके से इतना आइडिया नहीं था। टीचर्स की बड़ी एक रिस्पेक्ट होती। अच्छा टीचर्स भी आपके साथ उसी तरीके से चलते लॉयल होते थे। देखिए मैं तो एक ही बात कहती हूँ कि बच्चे ग्रूमिंग करनी है ना, खिलाओ सोने का नवाला देखो शेर किया। हमारे अम्मा अब्बा ने तो ऐसे ही किया, तो शायद हम बन गए संवर गए। तो लेकिन अगर वो भी इसी तरह से हमारे लिए उठ उठ के जाते हैं और जाके वो टीचर्स की प्रिंसिपल्स के लिए जाके कोई इंसल्टिंग वर्ड्स बोलते, दिस इज रॉन्ग। जब आप बच्चे के सामने टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, तो बच्चा आपके भी टीचर करेगा। बिल्कुल ऐसे। मैं खुद आर्मी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ कुछ अरसा जो है, तो उस आर्मी स्कूल में मैं डंडे भी खाए हुए। भाई टीचर जब गुस्से में आती थी तो हम कहते थे यार कोई सख्त टीचर आती थी, यार छुपते भी रहे टीचर आ गई है, डर और खौफ होता था। अच्छा जी मजीद भी इनसे जानेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा क्योंकि टीचर्स की ट्रेनिंग के हवाले से बात कर रहे थे, आप क्या समझती हैं टीचर्स जो अभी आप जिनको ट्रेनिंग दे भी रही हैं, क्या मसाइल देखती हैं? देखिए मसाइल सबसे बड़ा ये है कि मैं वही बात करूंगी कि जो अनएक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जिनको नहीं पता कि एजुकेशन क्या है, उनको ऐसे लगता है कि आपने छोटे बच्चे को नर्सरी में एडमिशन किया है और आप उनको पढ़ा रहे हैं। क्योंकि टीचर्स भी नहीं चाह रहे होते हैं, नहीं चाह रहे होते। हम आप ये देखें कि उनको छुट्टी का इतना शौक होता है कि आप उनको कहें ना कि जी आपको अगर वेकेशंस में आपकी ट्रेनिंग है तो किसी की फौतगी हो जाएगी, किसी का जो है कोई और बहाना हो जाएगा, किसी की तबीयत खराब हो जाएगी और कोई वो मीन के ऑल द टीचर्स उसका सांस बंद हो जाएगा। छुट्टी बड़ी खुशी से मनाई जाती है, अजीत कहते हैं अगले दिन छुट्टी है, ओह बड़ी खुशी होती है। अभी तक मुझे ऐसे लगता है कि वो टीचर्स में भी वही वाले बच्चे पाए जाते हैं जो छुट्टी में बड़े खुश होते थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कहते हैं दिल तो बच्चा है जी, क्या करें, हमें भी कभी कभी छुट्टी में बड़ी खुशी होती है। ऐसे ही अलिशा? देखिए बेशक होती है, लेकिन ये बहुत बड़ी, देखिए हर फील्ड एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन एजुकेशन में आना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए ये हम इसको आम प्रोफेशन लें तो फिर तो ठीक है, लेकिन ये आप देखें कि ये नबियों का प्रोफेशन है, ये एक प्रीचिंग का प्रोफेशन है। वो उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली। सही बात अगर छुट्टी ली होती तो मेरा ख्याल है कि आज हमारे अंदर ये इस्लाम की जो थोड़ी सी भी चीज है, जो चमक नजर आती है, वो कभी भी ना नजर आती। ऐसे ही है। तो ये टीचर्स को मेरी तो एक रिक्वेस्ट होती है हमेशा टीचर्स से कि प्लीज आप इस चीज को इम्पोर्टेंस दें कि पैसा कमाना सब कुछ नहीं होता। बच्चों की तालीम और तरबियत, और उसका जवाब आपको जब रब देता है ना तो वो बहुत खूबसूरत होता है। बिल्कुल ऐसे ही। आप जब अपने चीज के साथ सिंसियर हो जाते हैं, अपनी फील्ड के साथ सिंसियर हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला आपको वहां से नवाजता है कि आपका इमेजिन भी नहीं होता कि कहां से रब आपको नवाजे। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है। अगर प्रिंसिपल आपको कह रही है कि जी ये काम करे तो प्रिंसिपल के खिलाफ मुहिम शुरू कर दो, टीचर्स की जो एक वो यूनियन बन जाती है। और मीन व्हाई दीज ऑल, यार नहीं काम करना तो घर बैठो। सही बात है, ठीक है। तो प्लीज इस प्रोफेशन को खराब नहीं करो। मैं तो हर किसी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखिए हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उस ट्रेनिंग का क्या बदला ये है कि हमारे बच्चे में वो ट्रेनिंग नजर आए। अगर वो ट्रेनिंग नजर नहीं आती तो इसका मतलब है कि आपने फॉर ग्रांटेड लिया, आपने अपने प्रोफेशन को फॉर ग्रांटेड लिया। और जिस बंदे ने 2 घंटे 3 घंटे खड़े होकर कॉन्टिन्यूसली आपको एक चीज समझाई, आपने उसको भी फॉर ग्रांटेड ले लिया कि वो बोल रहा है चलो बोलता रहे, हम बैठ के इधर कोई कहानियां करते रहे। तो दिस इज रॉन्ग।
हाँ। तो देखिए, और मेरी तो एक है आदत कि मैं चलते फिरते ऑब्जर्वेशंस लेती हूँ, टीचर्स को चेक करती हूँ, और टीचर्स के लेसन प्लान्स जो हैं उनको चेक करती हूँ। फिर उनसे कहती हूँ कि अगर आपने इसमें ये लिखा है तो मुझे दिखाएं कि किधर आप करा रही हैं। सही। और फिर मैं जाके चेक कर लेती हूँ। ये चेक एंड बैलेंस जो है वो काफी मुझे लगता है स्ट्रिक्ट किस्म की आप जी, मेरी बिल्कुल, मैं टीचर्स के लिए तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। नहीं, अच्छी बात है। देखिए, ये सिस्टम लेके चलना है ना, तो हमें किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अगर हम हर किसी को एक सॉफ्ट कॉर्नर देते रहे तो फिर काम नहीं। हाँ, थोड़ी सख्ती जो है वो तो फिर बनती है। जरूरी है जी। हाँ, जरूरी समझ दिल नहीं भी कर रहा होता, लेकिन जाहिर सी बात है अगर आपने असूलों पे सबको लेकर चलना है, और एक तमाम चीजें, क्योंकि एक तो जो प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होती है वो बड़ी, मैं समझती हूँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो खाली ऑफिस में अंदर जो है चेयर पे बैठना नहीं होता, उसमें भी होता है कि तमाम अपने बच्चों को भी देखना है, टीचर्स को भी देखना है, अपने स्कूल की तमाम उस पर जिम्मेदारी आगे जवाब भी देना है। आगे जवाब भी देना ये भी है। अच्छा, जब आपने कंपटीशन जीता तो कैसी फीलिंग थी? जी, जैसे एक प्राउड पाकिस्तानी की होती है। आई वॉज द ओनली पर्सन ओवर देयर जिसने अपने पाकिस्तान का फ्लैग लगाया, मीन कि अपने मुल्क का फ्लैग लगाया हुआ था। एंड आई फील वेरी प्राउड कि दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि वहाँ पे पाकिस्तान का कोई बंदा नॉमिनेट हुआ और सिलेक्ट हुआ। और पाकिस्तान से 18 लोगों को नॉमिनेशंस गए थे पूरे पाकिस्तान से। सही। तो उसमें से बेस्ट प्रिंसिपल सिलेक्ट होना, इट वाज ऑनर फॉर मी। एंड हमारे लिए भी है जी, समझ लेना, पाकिस्तान के लिए और भी फख्र की बात है जी। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं यही कहूंगी कि जो हमारी यंग जनरेशन है ना, ये बहुत कुछ कर सकती है। इसको मौका दीजिए। बिल्कुल, हमें मौका दें और आप हमारा काम देखें। फिर आप बाहर के मुल्क भी जाए, मैं अक्सर देखती हूँ हमारे वहाँ बड़े बड़े ओहदों पे डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे सर्जन हैं, इंजीनियर्स हैं, तो वो बाहर सर्व कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हालांकि ये हमारे मुल्क में अगर हो, अगर वो तमाम फैसिलिटीज मिल जाए तो हमारा मुल्क तो माशाल्लाह बड़ा तरक्की करेगा। जी, करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला। तुम्हें अलिशमा, तुम्हें बाहर जाने का शौक तो नहीं है क्या? है? नहीं, पक्की बात है। फिर सोच लो, ये तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रही? क्योंकि आजकल तो हर बंदा कहता है बस मैंने भेज दो, किसी तरीके से भी मैं यहाँ से चला जाऊँ। जी बिल्कुल नहीं, मेरा तो खुद नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तान को सर्व करना है, इस जैसा मुल्क नहीं है। चाहे जो भी है, हमारी शान है, हमारी आन है, ये पाकिस्तान है। बस बिल्कुल, ये जज्बा हमेशा जो है हर शहरी में होना चाहिए। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो है जिस तरह हम असातिज़ा की बात कर रहे हैं, स्टाफ की कमी की भी बात कर लेते हैं। इस टाइम क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं? अच्छा, स्टाफ की कमी की बात करें तो आसमा अभी देखें आपके इसमें दो चीजें, एक तो हमारे पास स्टाफ कम है और एग्जाम्स होने वाले हैं और इलेक्शन की ड्यूटीज हैं, ये दोनों मिक्स हो गई हैं चीजें। और तकरीबन अगर मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो 10,800 टीचर्स हैं जो इलेक्शन में ड्यूटी देंगे। सिर्फ ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ। कॉलेजेस की बात की जाए तो 1500 वहाँ से टीचर्स होंगे। तो उनकी ट्रेनिंग का जो आगाज है वो भी कर दिया गया है। अभी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में उनकी ट्रेनिंग हो रही है इलेक्शन के हवाले से। उसके बाद गवर्नमेंट कॉम्प्रीहेंसिव स्कूल में जो है ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। इसी तरह जलालपुर पीरवाला में और फिर शुजाबाद में ये डिफरेंट टाइमिंग्स में डिफरेंट ट्रेनिंग्स होंगी। अब इसमें इफेक्ट करेगी एक चीज, हमारे एग्जाम्स को इफेक्ट करेगी, क्योंकि आफ्टर वेकेशंस हमारे एग्जाम स्टार्ट हो जाने हैं। और उसके बाद अगर कमी की टीचर्स की बात की जाए तो अभी मुल्तान जिले में मेल्स टीचर्स जो हैं, तकरीबन जो हमारी रिक्वायर्ड सीट्स हैं उसके मुताबिक 2000 मेल टीचर्स हैं जिनकी सीट्स खाली है इस वक्त। तो इसी वजह से हम स्कूल में देखते हैं कि अगर स्कूल है इतना बड़ा, अगर हम हायर सेकेंडरी स्कूल की ही बात कर लें तो सिर्फ एक आईटी टीचर है, और उधर कंप्यूटर हर क्लास को पढ़ाने के लिए एक टीचर है सिर्फ उनके पास। यानी इस वक्त मुल्तान में जितने भी स्कूल्स हैं, अगर आईटी टीचर्स की ही सिर्फ बात कर ली जाए, अभी और सब्जेक्ट्स पे नहीं जाते, तो वो सिर्फ एक टीचर है जो पूरी क्लासेस को मैनेज करना होता है। अब उसमें वो इस तरह जो टीचर्स होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वो इस तरह उस चीज को मर्ज करते हैं कि एक टीचर है तो वो एक क्लास को दो सब्जेक्ट पढ़ा लेगा। हालांकि वो उसका नहीं है सब्जेक्ट, तो वो उसको दो तरह पढ़ा लेगा। अभी आपने देखा होगा जब करिकुलम चेंज हुआ था, तो अगर हम इंग्लिश की बात करें तो लिंग्विस्टिक और लैंग्वेज जो है दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो जो हमारे पास इंग्लिश की टीचर्स थी वो एमए इंग्लिश सिंपल थी, तो उन्होंने स्पेशलाइजेशन नहीं की हुई थी या आगे ट्रेन नहीं थी, तो उनको वो बच्चों की 6th क्लास की बुक पढ़ानी नहीं आ रही थी। तो अब उसमें हो ये रहा था कि वो ही बुक उन्होंने सारे सेक्शंस को पढ़ानी है। अभी हम अगर मुस्लिम स्कूल की बात की जाए तो आसमा इधर 5 सेक्शंस हैं 6th क्लास के, और 5 सेक्शंस में 50-50 बच्चे हैं। सही, इतनी बड़ी तादाद है हमारे पास, और हम मतलब इस
की वजह से, क्योंकि हमारे पास टीचर्स कम है और हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर की हायरिंग नहीं हुई पिछले 5 साल से। तो मेन चीज ये है। और अगर फीमेल टीचर्स की बात की जाए तो फीमेल टीचर्स की जो तादाद है वो भी 1200 सीट्स खाली हैं, यानी इस वक्त हमारे पास तकरीबन ओवरऑल 4000 से ज्यादा सीट्स हैं जो मुल्तान जिले में खाली हैं, जिसपे हायरिंग नहीं हुई 5 साल से पिछले। ये हायरिंग नहीं हुई, हायरिंग नहीं होगी तो टीचर्स नहीं आएंगे। अब वो टीचर्स, अब उनका भी कसूर नहीं है, वो इतनी बड़ी स्ट्रेंथ को लेकर मतलब सारे सेक्शंस को एक टीचर पढ़ा रहा है और उसके बाद क्योंकि टीचर ही नहीं है तो फिर दूसरा टीचर उसका सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। मैं ये सोच रही हूँ, अब हमारे साथ आप प्रिंसिपल भी बैठी हुई है और इधर से हमारी जो है ना अलिशमा, वो क्योंकि इनकी बीट है तो ये तमाम कवरेज भी कर रही होती है। अब क्या करें, उस्ताद बेचारे वो भी मासूम, बच्चे भी मासूम तो फिर कसूरवार हम किसको ठहराएं? ऐसे होता है ना कि देखिए हमारे फिल्टर्स बहुत लगे हुए हैं जी, ये चाहिए, इस तरह से होगा, ये प्रोसेस होगा, इसके बाद ये प्रोसेस होगा, फिर आगे टीचर मिलेगा। यार प्राइवेट वालों को देखें, मैं बता रही हूँ कि वो आप लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, चीजें देखते हैं और उसके बाद उसको हायर कर लेते हैं। ऐसे ही इतने बैरियर्स लगाने की जरूरत नहीं है, उस्ताद लेके आना है। कोई आपने यहाँ पे न्यूक्लियर बम तो बनवाना नहीं है उनसे, उस्ताद है, बच्चे को तैयार करना है, उसके लिए आप उसकी क्वालिफिकेशन देखें, उसका स्पोकन देखें, आप उसका जो ग्रिप है वो चेक करें और उसके बाद आप उसको दें। वो नहीं जी, वो कहते हैं ना कि नहीं जी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं बनाना इसको, वो जी नहीं गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। तो बस फिर ये थोड़ा सा गवर्नमेंट स्कूलों में इशू है और वाकई है, बहुत ज्यादा सर्विंग है। आप देखें कि बच्चा हमारा जो मीडियोकर है, एवरेज मीडियोकर है, they are just preferring the government schools. They cannot afford the fees of the private schools and something. तो उनके लिए इनको करना चाहिए कि आप ये टीचर्स तो पूरे करें। देखिए जब टीचर्स ही पूरे नहीं होंगे तो आपको मैं दे दूं कोई सब्जेक्ट के आपका सब्जेक्ट ही नहीं है, रेलेवेंट ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे आपको मैं कहूँ कि आप जाके जी कंप्यूटर पढ़ाएं और मैं जो है वो जाके खुद इंग्लिश पढ़ाऊं, मेरा सब्जेक्ट नहीं है। गूगल ने भी जिंदगी आसान की हुई है ना, नहीं तो टॉपिक ले और आप गूगल से निकाले चले। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लगा दें पूरे क्लासेस में, सही बात। फिर आप वो पढ़ाएं, उससे पढ़ाएं, फिर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू कर दें। मुझे तो लगता है किसी दिन ये भी आ जाएगा, रोबोटिक्स शुरू कर दें, जैसे इंटरनेशनल लोग कर रहे हैं आप कर लें, ताकि आपको अगर टीचर्स हायर नहीं करने, पैसों का कोई इशू है हमारे मुल्क में थोड़ा सा, तो आप रोबोटिक्स शुरू कर दें, रोबोट टीचर शुरू कर दें। उसके लिए भी उनके पास बजट नहीं होगा। ये बात उन्हें बहुत अच्छी शानदार की है, उसमें भी बजट नहीं होगा, कहेंगे ऐसे गुजारा कर लो एजुकेशन के लिए। मजीद भी जानेंगे, राजी रबी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन ये भी करूंगी कि हम इतने सारे मसाइलों की बात कर रहे हैं, इतनी चीज़ों की बातें हो रही हैं, जाहिर सी बात है हर चीज़ में देखें तो आपको मसाइल नज़र आते हैं। अब मसाइलों पे बात करते हैं लेकिन हम हल की तरफ नहीं जाते कि सोल्यूशंस क्या निकल सकते हैं। क्या इस तरह की पॉलिसीज़ जो है वो बनानी चाहिए जिसमें तालीम हमारी जो है वो बेहतर हो सके और हमारे बच्चे भी एजुकेशन बेहतर तरीके से हासिल कर सकें? आपने शायद देखा नहीं होगा, मैंने देखा है माशाल्लाह हमारी पंजाब की जो पॉलिसीज़ हैं बहुत ज़बरदस्त बनी हुई। हमारे पास बाकी जो है वो भी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी, पॉलिसीज़ हमारे पास हैं, इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है, यही तो सबसे मुश्किल काम है। पॉलिसीज़ इतनी अच्छी है पंजाब की, मैं आई वाज जस्ट वंडरिंग दैट कि यार ये इतना अच्छा जब आपने एक बनाया हुआ पॉलिसी तो व्हाई देयर इज नो इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अभी आप ये देख लें कि उन्होंने प्राइवेट स्कूल्स के मुकाबले में दानिश स्कूल को बड़ा फरोग दिया और हाईली पेड है वहाँ पे, बड़ा अच्छा पे कर रहे हैं और वहाँ पे बड़ा अच्छा सिस्टम, बड़ा अच्छा चल रहा है उनका। अगर आप देखें तो वो, अगर पंजाब में आप देखते हैं तो बड़ा लेके चल रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पे ये उन्होंने रूरल एरियाज के लिए बनाया है, बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है, ये होने चाहिए। लेकिन जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो दूसरे स्कूल्स हैं, उधर आप अगर विजिट करें तो उनकी पॉलिसीज देख के इंसान दंग रह जाता है कि यार इतना अच्छा ये लोग भी लेके चल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारी अपनी कैंटोनमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसीज हैं, हमारी SOPs बहुत अच्छी हैं जिनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती हैं। और हमारी, मैं वही देखती हूँ कि हमारा माशाल्लाह इतना सेटअप बहुत अच्छा है और उसके अंदर इकोनॉमिकल फीस है। जो पेरेंट्स डरते हैं ना वो सबसे ज्यादा फीस से डरते हैं। लेकिन चले ये तो आपका एक आपका इदारे की बात होगी, मैं ओवरऑल बात मैं आपको बता रही हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, हमें इम्प्लीमेंटेशन करनी है और यूथ को लेके आए, वो इम्प्लीमेंट कराएगी। अच्छा, स्किल की जैसे आपने बात की ना कि हमारे यहाँ जिस तरह IT, ये भी अलिशा भी बात कर रही थी कि हमारे यहाँ बेसिक चीजें, हालांकि ये नर्सरी जब आप स्टार्ट होते हैं 1 से तो कंप्यूटर हमारा मस्ट हो जाना चाहिए था, बिल्कुल, लेकिन हम तो इसको लेते हैं जी ऑप्शन में।
अच्छा जिसका दिल चाहे वो सीख ले, जिसका नहीं दिल चाहता वो ना सीखे। तो हमें तो आज तक बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको पता ही नहीं है, कंप्यूटर भी शायद नहीं चलाना आता कि कौन सा अच्छा है इसमें। लेकिन अभी तो आप देखें ना कि एंड्रॉइड फोन तो हर घर में है। हाँ, तो जो वो छोटा सा बच्चा पीजी का बच्चा है वो भी एंड्रॉइड फोन यूज कर रहा है, तो वो दैट इज बिलोंग टू द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। आजकल के बच्चे माशाल्लाह, मैं हैरान होती हूँ कि शायद हमें भी इतने फीचर्स का नहीं पता होगा जो उनको पता होता है। तो वो आगे गाइड कर रहे होते हैं कि ये फीचर इस तरह से है, इस तरह से इस्तेमाल कर लें। तो आने वाला टाइम जो है जाहिर सी बात है कंपटीशन भी बढ़ता जाएगा, और जिस तरह हम कह रहे हैं कि एआई जो है, जिस तरह दुनिया उस पर काम भी कर रही है और वो उस पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बहुत तेजी के साथ, तो जाहिर सी बात है ये तो है कि इंसानों की कमी तो नहीं वो पूरी कर सकते ऑब्वियसली। आप देखिए जो अब हम बैठ के बात कर रहे हैं ना, इसी तरह अगर हम ऑनलाइन बात करेंगे तो उसमें बहुत फर्क है। हाँ ऐसे ही है, ठीक है। हमें एक दूसरे का जब हम बैठे होते हैं क्लास में बैठे हैं तो एक फीलिंग आ रही होती है, एक प्रेजेंस आ रही होती है, और हम शायद शुरू से ही जो है वो फिजिकल टीचिंग के ऊपर, फिजिकल लर्निंग के ऊपर चलते आ रहे हैं। हमारा एक माइंडसेट वैसे ही है। हाँ। हम पाकिस्तानी कौम जो है वो बड़ी जल्दी मोल्ड नहीं होती, हम बड़ा आहिस्ता मोल्ड होते हैं, वी आर स्लो लर्नर्स। कबूल नहीं करते ना, सबसे बड़ी आहिस्ता कबूल, लेकिन जब करते हैं तो तब दुनिया बहुत कुछ कबूल कर चुकी होती है। तो तब्दीली चाहते हैं, हाँ सारे चाहते हैं तब्दीली, पर उस तब्दीली को कबूल करने का हौसला जो है ना वो नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्लो है, उसको जरा अगर हम रैपिड कर दें तो मेरा ख्याल है चीजें बहुत अच्छी हो जाएं। और बहुत काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, कि हम बिल्कुल ही पीछे हैं। मैं बार बार यही बात करती हूँ कि काम हो रहा है, हर फील्ड में काम हो रहा है, हर चीज के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जिसको जहां से कोई चीज मिलती है वो उसको लेके चल रहा है, और ये एक अच्छी बेटरमेंट की तरफ चीजें जा रही हैं। लेकिन ऑब्वियसली बीच में हमारी कुछ चीजें आ जाती हैं जिसकी वजह से वो प्रोसेस स्लो हो जाता है। हमें उसके ऊपर ओवरकम करके तो वी हैव टू मूव ऑन फॉरवर्ड। तो और मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा इसके अंदर किरदार जो है ना वो हमारे बच्चों का है, कि हमारे बच्चों को जो है अच्छे उस्ताद मिल जाएं तो वो अच्छा माशरा आपको दे देंगे, बहुत अच्छा बना। अच्छा ये दोनों क्या है, अच्छा उस्ताद कहता है कि मुझे अच्छे स्टूडेंट्स मिल जाए, और तमाम स्टूडेंट आपने खुद बनाना है। देखिए एक रॉ मटेरियल है ना आपके पास, एक बच्चा पीजी में आपके पास आया, वो घर से आया, उसको घर की वो माँ की गोद से निकल के आपके पास आ गया, वो एक पैम्पर्ड बेबी आया, आपने उसको दुनिया का रफ एंड टफ बनाना है, उसको दुनिया के साथ मुकाबला करने के लिए बनाना है, तो वो अब आपका काम शुरू हो जाता है। अब आपका काम शुरू हो जाता है कि आपने उसको, अब ये नहीं हो सकता कि एक बच्चा माँ की गोद से आया और वो कहे जी वो रोए ना, कि वो फर्स्ट टाइम आए स्कूल में और वो हंसता हुआ आए कि जी मैं स्कूल आ गया, तो ऐसे नहीं है। आपने इतनी दिलचस्पी उसके अंदर पैदा करनी है कि वो स्कूल आते हुए खुश होके आए, कि जी इधर से मैं माँ, अगर एक माँ घर है तो दूसरी माँ मेरी स्कूल में है। तो अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट डूइंग दिस, क्योंकि बच्चे तो हमेशा टीचर्स को फॉलो कर रहे होते हैं, जितनी बारीकी से वो टीचर्स को फॉलो कर रहे होते हैं। अरे घर में भी वो शायद अगर टीचर्स की वो एक एक चीज आप घर आके बताएंगे कि टीचर्स ने क्या पहना हुआ था, किस तरीके से बात कर रही थी, अच्छा फलां को किस तरीके से डांटा, तो ये तमाम चीजें इतनी होती है ना कि घर में आपकी एक एक चीज पहुंच रही होती है। जी बिल्कुल ऐसे, तो वो सबसे ज्यादा ऑब्जर्व ही टीचर को। जी बिल्कुल ऐसे। घर में भी आप देख लें कि माँ बाप का कुछ बच्चे होते हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो होती है, कुछ होते हैं जिनको एवरेज होती है। दिस इज हाँ बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से क्लास में भी आपके पास सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, कुछ ऐसे होते हैं कि आप अगर एक को डांट रहे हैं ना तो वो दूसरा खुद ही सीधा हो जाता है। ऐसे ही है, ठीक है, कि वो देखिए आप ये नहीं कर सकते, देखिए आप बच्चों को हाथ नहीं लगाएं, डोंट टच देम, लेकिन उनको आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस से फील कराएं कि आप उनसे नाराज हैं। आप उनको फील कराएं कि जी आपने ये गलत किया है, दिस इज रॉन्ग, और ये सिर्फ आपके लिए रॉन्ग नहीं है, पूरी क्लास के लिए रॉन्ग है। तो ये टीचर की जिम्मेदारियां हैं जो कि अगर हम सिंसियरिटी से ले लेना तो मेरा ख्याल है कि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज पे बहस करने। अच्छा यहाँ हमें पेरेंट्स भी, हमें तमाम लोगों को, पेरेंट्स भी, टीचर्स भी और बच्चों को भी, इन तीनों को साथ चलना पड़ेगा, तभी जो है ये ट्रायंगल है। हाँ, ये ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल अगर पूरा नहीं होता, बीच में से एक भी स्किप हो गया ना, टीचर गया या स्टूडेंट की तवज्जो गई या पेरेंट्स की गई, जब तक ये ट्रायंगल पूरा नहीं होता तो आप बच्चे को ग्रूम नहीं कर सकते, बिल्कुल एक अच्छा इंसान नहीं बना सकते। पहले क्योंकि हम लोग इतने रोजगार और ये तमाम चीजें जो आजकल हमारे मसाइल हैं उनमें इतने उलझे हुए हैं ना जी, कि बहुत ज्यादा ये भी हमारे ऊपर जो है ना जहनी दबाव का शिकार, स्पेशली बच्चे भी, घर का माहौल ऐसा बन गया है, ये तमाम चीजें हमारी ऐसी हैं। फिर भी अल्लाह ताला से दुआ, एक अच्छी उम्मीद जो है कभी भी इंसान को छोड़नी चाहिए। हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं आपको माशाल्लाह से, आप क्योंकि एजुकेशनिस्ट भी हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगी टीचर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी, पेरेंट्स को भी? जी मेरा यही मैसेज है कि आप लोग अपनी जो भी फील्ड लें, पढ़ाई है या आपका जो भी अगला स्टेप है, उसके अंदर सिंसियर रहें, आप हार्ड वर्क करें। और टीचर से तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप
सिंसियरिटी के साथ अपने बच्चों के साथ लेके चलें, अपने काम को काम समझें, हाँ, इसको बोझ ना समझें। अगर आप बोझ समझेंगे तो आप कभी भी बच्चों को ग्रूम नहीं कर सकते। तो ये एक हमारे टीचर्स ने भी हमें यही बताया, हम भी आगे आपको यही बताएंगे कि आप प्लीज जो भी काम करें उसको बहुत सिंसियरिटी के साथ करें, किसी चीज के अंदर जो है ना आपका फ्लॉ नहीं रह जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, आप हमारे शो का हिस्सा बनी, बड़ी मजेदार गुफ्तगू रही आपके साथ। और अलिशा, आप भी कुछ कहना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि खुश रहें और खुश रहने दें। ये क्या बात है, अच्छा मैसेज है। खुश रहेंगे तो बहुत है, खुश भी रहे और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें। इसके साथ ही नाज़रीन, आप दोनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया। अभी हमने ब्रेक पे जाना है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी मदिहा हसन, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि स्पीच थेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो तो अब जाने पहचाने हैं, हमें कैमरा जाएगा तो लोग फौरन पहचान जाएंगे। डॉक्टर ज़मीर अल्ताफ खान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फिजिकल थेरेपिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, शुक्र। वेलकम करते हैं शो में आपको। सर्दियों को एंजॉय कर रहे हैं? आज ऐसे फील हो रहे हैं, आज फीलिंग आ रही है सर्दी वाली? आज अभी मैं घर है ना रॉयल ऑर्चर्ड साइड से मैं आ रहा था तो अच्छी खासी फोग थी। हाँ, अच्छा, अब जबकि इधर है रशीदाबाद साइड पे, मतलब इस साइड पे खैर हाँ, नहीं थी, आधे ही से कहीं ऐसे मैं कहती हूँ फैली हुई है कहीं कहीं। तो मैं जहाँ से सुबह जब आ रही थी कैंट वाली से तो बिल्कुल जीरो थी ना, तब इतना भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। असल में ओपन एयर है ना, इस वजह से जरा उधर ज्यादा फॉग होती है। अदरवाइज जो शहरी एरिया है, जो सिटी एरिया, उधर फिर कहते हैं ना जब सर्दी आती है तो फिर सेहत के भी मसाइल बहुत सारे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए दुआ करें अल्लाह ताला से कि बारिश है। बिल्कुल जी, अब बारिश होगी तो हम इन तमाम बीमारियों से भी छुटकारा पाएंगे। अच्छा जी, आज हम थोड़ा सा बात करेंगे, एक तो हम जो हमारे जॉइंट्स हैं स्पेशली उस हवाले से जानेंगे, जॉइंट्स का जो पेन है उसका जो ट्रीटमेंट्स है, उसके इलाज के साथ साथ जो है क्या थेरेपीज़ हैं, तो ये हम जो है डॉक्टर साहब से जानेंगे। और इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे स्पीच थेरेपी पे भी कि ये क्या होती है और किस तरह से, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं कि बच्चों के हवाले से बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं, तो बच्चों में किस तरह से स्पीच थेरेपी को बेहतर किया जा सकता है, तो इस हवाले से जानेंगे। मदिहा कह दिया, मदिहा थोड़ी सी इस हवाले से बताइएगा हमें, स्पीच थेरेपी के हवाले से ये क्या है? स्पीच थेरेपी बेसिकली बच्चों में बोलने का मसला सादा लफ्ज़ों में मैं बयान करूं ताकि देखने वाले सुनने वाले जो हैं उन्हें बहुत आसानी से समझ आ जाए। इसमें मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स होते हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। इसमें ऑटिज़म का शिकार होते हैं बच्चे, डाउन सिंड्रोम है, हेयरिंग इम्पेयर्ड हैं, ठीक है, जिन्हें ब्रेन ट्यूमर हो जाए, फॉलिज का अटैक हो जाए, उसमें स्पीच के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। कुछ बच्चे पैदाइशी जो होते हैं वो डेफ एंड डम, जिन्हें हम सादा ज़बान में गूंगे बहरे कहते हैं। तो मेरी इस वक्त पोस्टिंग एज ए स्पीच थेरेपिस्ट हेयरिंग इम्पेयर्ड गर्ल्स स्कूल में है और वहाँ पे सारे बच्चे जो हैं तकरीबन वो प्रोफाउंड डेफ हैं, जिनको हम लिप रीडिंग के थ्रू काम करवाते हैं। हेयरिंग एड्स कुछ बच्चों को लगे हुए हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है, उन्हें स्पीच का काम करवाया जाता है, वोकलाइजेशन दी जाती है, वॉवल्स पे काम होता है, फिर साउंड्स और फिर उसके बाद फर्दर फ्रेज टू फ्रेजेस, इस तरह हम वर्कआउट करते हैं। सही। अच्छा, क्या देखती हैं अभी हम देखते हैं जो करंट वो बच्चों में किस तरह की ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं? आजकल जो देखा जाए उसमें मल्टीमीडिया ने बड़ा काम ख़राब कर दिया है कि माएँ जो हैं ज़्यादातर कि मैं ये काम कर लूँ या वो फीडर पीना है बच्चे ने तो उसके पास टैब होना चाहिए, कार्टून हो तो वो बच्चा वो देख रहा है और साथ साथ उसके मुंह में फीडर है। उससे बच्चों की स्पीच डिले बहुत हो गई है, ऑटिज़म की रेशियो बहुत बढ़ गई है हमारी सोसाइटी में। तो मल्टीमीडिया का जो ये रोल प्ले है बच्चों की लाइफ में, काइंडली उसे दूर करें ताकि हमारे बच्चे जो हैं इस तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं उससे दूर रहें। क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे डिले स्पीच हो गए हैं कि माँ ने फीडर मुंह में डाला है, वो अपने काम कर रही हैं या कहीं बिजी हैं फ़ोन पे मोबाइल में, और बच्चे वही लैंग्वेज सीख रहे होते हैं। बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रही होती, वो इतने वर्डिंग होती है चाइनीज़ या वो बच्चे को वो बड़ा सुन सुन के, क्योंकि पहले होता था माएँ नानियाँ दादियाँ सुबह उठते थे, बच्चे लोरियाँ दे रही होती थी, साउंड्स उनके कानों में, फर्दर जो मदर टंग होती है मादरी जबान वो जा रही होती थी। तो वो अब सुबह उठते हैं बच्चे, फौरन उनके मुंह में फीडर चला जाता है और फौरन वो मल्टीमीडिया का रोल प्ले करते हैं।
तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। बच्चों की रेशो बहुत बढ़ गई है डिले स्पीच में, ऑटिज़म में, बिहेवियर इश्यूज आ गए हैं, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा। तो इसमें काम होना चाहिए। इसके लिए ख़ास तौर पे माओं से अपील करूंगी कि वो भरपूर ख्याल रखें इस बात का कि हमारे बच्चे बहुत कीमती सरमाया है हमारा, तो उनका अगर ख्याल रखा जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, पाकिस्तान में इस लेवल पे जो है किस तरह से काम हो रहा है? पाकिस्तान में स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम हो रहा है हमारे डिपार्टमेंट में, कि हमारे डिपार्टमेंट में प्रॉपर थ्रू चैनल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू टीचर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। स्पेशल बच्चों के लिए जूनियर टीचर्स हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी आ गए हैं, फिजिकल इंस्ट्रक्टर्स हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, नीटिंग इंस्ट्रक्टर हैं, वोकेशनल टीचर हैं, और बहुत सारे जो आगे आगे हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे बच्चों को फ़ायदे पहुंचाए हैं। जैसे पिक एंड ड्रॉप फ्री है हमारे बच्चों को, हमको यूनिफॉर्म फ्री है, उसके अलावा उनके जो हैं शूज़ फ्री हैं, तालीम फ्री है, बुक्स फ्री दी जाती हैं, मंथली उनके वज़ाइफ हैं कि उनके अकाउंट में हर माह जब उनकी परसेंटेज देखी जाती है, रेशो कितना वो आए, और उसके मुताबिक माहाना वजीफ़ा मुकर्रर किया हुआ है। हुकूमत ने बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया हुआ है हुकूमत की तरफ से, काफ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। चले, अच्छी बात है जी, कहीं तो अच्छा काम कर ही रहे हैं। अच्छा जी, ज़मीर साहब से भी जानेंगे, सर्दियां हैं, जाहिर सी बात है सर्दियों में हम देखते हैं कि जॉइंट्स का तो बहुत ज़्यादा, जिनको इशू है, जो इस बीमारी में मुब्तला हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा पेन रहता है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं करंट, क्योंकि कैल्शियम की कमी की वजह से भी अब हम अपने यंग नौजवानों में भी जो है वो देख रहे हैं कि जोड़ों का दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा आम हो गया। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जो टॉपिक हमारा है ना वो है ऑस्टो आर्थराइटिस के हवाले से, जिसे गंठिया बोलते हैं, रीवा बोलते हैं, और इस तरह से छोटे जोड़ों की जो वजूहात होती हैं, मतलब एक्सेसिव और न्यूट्रिशन, जैसे वो कहते हैं एक्सेसिव एवरीथिंग इज बैड, मतलब न्यूट्रिशन में कोई भी ज़्यादा एक्सेस चीज़ है तो उस वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। और मोस्ट पब्लिक क्या होता है कि हमारे मतलब जॉइंट्स को ज़्यादा मोबिलाइज हरकत ना होने की वजह से होता है। सेकंड जो होता है ये इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स होता है, जैसे कोई डिजीज़ होती है इनहेरिटेड होता है, उस वजह से भी ये प्रॉब्लम्स होता है ये। और अब हम ऐसे कि पहले एक वक्त था कि जब हमारी जो माएँ बहनें बेटियां बहुत ज़्यादा काम करती थी, मतलब ये सारा फिजिकल होता था, मतलब कपड़े धोने वो उस तरह हीटिंग करके, अब हम जरा और नलके के साथ पानी अब हम सहूलत पसंदी की तरफ चले गए ना। अब बच्चों के वो मोमेंट नहीं है, अब सिर्फ गैजेट्स हमारे हाथ में आ गए, सिर्फ उंगली वही है। अब इसलिए छोटे जोड़ों का दर्द, वो अब जोड़ हमारे ज़ाहिर बात है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं कि जब पूरी आपकी मोबिलाइजेशन बॉडी की नहीं होगी तो ज़ाहिर बात है पेन होगा। अब जितना मतलब है हमारा फिजिकल एक्सर्शन होगी, उतने हमारे मसल्स में स्ट्रेंथनिंग होगी, उतने हमारे जॉइंट्स एक्टिव होंगे, मोबिलाइज होंगे, उनकी रेंज ऑफ इम्प्रूवमेंट होगी। जब उनकी हरकत नहीं होगी तो ज़ाहिर बात है कि जो आप कभी कभी जब आप हैवी वर्क आउट करते हैं उससे क्या होता है कि आपके मसल स्ट्रेच होते हैं, मतलब आपके जोड़ों में ताकत है, आपके मसल्स में ताकत होती है। इस वजह से फिर सबसे बड़ी चीज़ है वो एक्सरसाइज ना होने की वजह होती है। अब इसमें क्या होता है कि पहले तो ये प्रॉब्लम था, मतलब कि अबाउट 40-60 की एज में। अब चूँकि ये जो नॉर्मल जो पेन है जोड़ों का दर्द वो 20 से 40 साल की उम्र में शुरू हो गया है। उसकी वजह के एक्सेस मतलब विटामिन डी की डेफिशिएंसी है सो है, उसके अलावा जनाब आपकी वो कैल्शियम डेफिशिएंसी वो हर दूसरे बंदे में, जैसे आजकल मौसम है, मतलब है कि विटामिन सी से रिलेटेड, मतलब हर मौसम के मुताबिक जो बॉडी को जो नीड होती है उसमें न्यूट्रिशन हमारी होती है। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग हैं फूड लवर हैं, लाइक फास्ट फूड लवर्स रहते हैं। जितना पाकिस्तान में फूड का काम हो रहा है ना, मैं कहती हूँ जितनी तेजी से, और फास्ट फूड स्पेशली, आसानियां भी हो गई ना लोगों के लिए, यार ये ट्रेंड चल गया ना तो बस फास्ट फूड पे सब ने जो है ना वो अपने खोल लिए हैं ढाबे। अब देखिए पाकिस्तान में देखें ना कि अगर बिजनेस की बात की जाए, पाकिस्तान में सिर्फ 3 ज़्यादा, वैसे कल एक ओवरऑल जनरल कन्वर्सेशन हमारी हो रही थी कि पाकिस्तान में बिजनेस क्या है, वो 3 चीज़ों में, एक तो एजुकेशनल साइड, दूसरा मेडिकल, और थर्ड जो है वो फूड का। अब मतलब आप कभी भी कोई प्लान करें कि यार कोई और करेंगे, आपके माइंड में नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसे रनिंग बिजनेस है जो एक लॉन्ग लास्टिंग इसने चलने से चलने हैं। बट क्या है कि जब हम अपनी आपको बहुत ज़्यादा हम लोग आसाइश देते हैं, सहूलत देते हैं कि चलें यार अब क्या घर में घंटा लगाए, इतनी देर लगाएं, चलें फूड पांडा को आप कॉल करें फ़ौरन आपको मिल जाएगी। बट समझ नहीं आती। मैं तो अक्सर जब लेट नाइट कहीं जाना पड़ जाता है तो खाना पड़ता है, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा 99% अवॉइड करता कि ना, अब जब खाना पड़ जाता है ज़ाहिर बात जिस तरह के मसाला जात इस्तेमाल होते हैं
तो उसको अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर खा तो लेते हैं, मतलब एक सिंथेटिक टेस्ट आता है, अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा उसका टेस्ट है, बट उसके बाद जब ओवरनाइट होती है तो उसमें जो आपको फेस करना पड़ता है आपका स्टॉमिक से रिलेटेड, आप देखिए हर दूसरे बंदे का स्टॉमिक भी अपसेट है। अब स्टॉमिक अक्सर जो मैं कहा करता हूँ ये एक इंजन है जिसने पूरी बॉडी को चलाना है, जब वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो आपके सारे प्रॉब्लम्स है सारे हो जाएंगे। ये ऐसा स्टमक आपका डिस्टर्ब होना, यकीन करें आपको सुकून नहीं होता 1 मिनट के भी। जो पेन होता है ऑब्वियसली हर बंदे को, जिनको स्टमक से रिलेटेड जो लोग हैं जिनको तकलीफ है, तो जाहिर बात है उनको पता कि कितने तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि सबसे ज्यादा तादाद जो है मैदे की तकलीफ के हवाले से आते हैं लोग, ज्यादा मोस्टली आते ही इसी उसमें है। बिल्कुल। अब उसके देखें ना एक ऐसा जब हम नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आएंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। जब सिंथेटिक लाइफ और सिंथेटिक स्टाइल अडॉप्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली कि हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। ये तो एनी हाउ, बट क्या है कि जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो मतलब है कि हमने जो हमारे जो प्रोग्राम देख रहे हैं, जो ऐसी हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, जो मतलब ये सारा दिन किचन में काम करती हैं, उनके हाथ सोजिश का शिकार होते हैं, उनका मतलब उनसे काम नहीं होता है, रात उठते हैं तो उनसे उठा नहीं जाता, मतलब बॉडी पूरी पेन करती है, जैसे जैसे दिन गुजरता है उसके बाद उनको सुकून आना शुरू होता है। और ऐसे पेशेंट जो मतलब बेडरिडन है, सबसे पहले तो उनको प्रोटेक्ट करना है कि अपने आप को कंफर्ट जोन में कैसे लेके आना है। अब वो लेटे पड़े हैं, उनको ऑब्वियसली घुटनों में दर्द होगा, उनको एंकल में गिट्टे में दर्द होगा, उसके बाद उनको ये कलाई में दर्द होगा, छोटे जोड़ उंगली हैं उनमें दर्द होगा, और शोल्डर में पेन होगा। तो सबसे पहले ऐसे पेशेंट जो ओल्ड एज हैं उनको अपने घुटने के नीचे लाजमी तकिया रखना चाहिए। सेकंड जो है, ताकि उस पर जो प्रेशर जो होता है वो सारा जो टेंडन पे होता है, हमारे घुटनों पे होता है, जिससे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो इन्फ्लेमेशन उसको पेन की इंटेंसिटी को कम करने के लिए पिल्लो का इस्तेमाल करें। सेकंड जो चीज़ है वो है आपने अंडर आर्म जो है ना वो भी जैसे कुशन होते हैं वो रखें, ताकि उनको मतलब एक स्ट्रेटन पोस्चर हो, तो उसमें है जो है ना वो लाइट से लाइट अपने आप को फील करें। इसके बाद उन्होंने अपने आप को हरकत कैसे देंगे। अब होता यह है कि जो इनको बहुत ज़्यादा जिनको तकलीफ होती है वो मतलब उनसे कुछ होता नहीं है। अब वो ये फिर जो ट्रीटमेंट है जो जिसे हम बोलते हैं सेल्फ ट्रीटमेंट और डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। ये फिर क्या होता है, जो ऐसे जो लोग जिनकी हरकत नहीं होती तो उनको अपने घर के जो अफराद हैं उनको लाइक टीम वर्क की शक्ल में उनके साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ताकि वो डे में 3-4 टाइम उनकी मोबिलाइजेशन करें, उनके पट्टों की जोड़ों की हरकत करें, एक्सरसाइज कराएं। अब सबसे पहले जो बेस्ट चीज़ है वो है दर्द को ख़त्म करनी, या तो मतलब जैसे लाइट होती है, थोड़ा सा मौसम बेहतर होता है तो आइसिंग द बेस्ट सोल्यूशन है। उसके बाद आइसिंग के बाद हम क्या सजेस्ट करते हैं, हम आपको हीट घर में कोई भी कुछ आपको है, जैसे मेरे सर्जिकल शॉप से आपको मिल जाते हैं अपना हीटिंग पैड, वो यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें जो इस प्रॉब्लम में आपको ज़्यादा जो रिजल्ट्स मिलेंगे ना वो मिलेंगे आइसिंग से। एक आप मतलब शॉपर में डाल लें, उसके साथ उसकी समझे टकोर करेंगे। और दूसरे नंबर पे आपने आपका पोस्चर, तीसरे नंबर पे आपने हल्का सा मसाज, आपने कोई भी घर के अफराद हैं, बेटर भी अगर कोई आपके पास डिवाइस नहीं है कोई, तो उसका ये होता है कि जैसे हेयर ब्रश होते हैं अक्सर, वो बेसिकली क्या होता है जो उसके जो स्पाइक्स होते हैं ना वो एक एक्यूपंक्चर नीडल टाइप का काम वो करती है, वो बॉडी के ऊपर उनको सारा वो मतलब है कि उसको रब करने से क्या होगा, उनके मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, उनकी सर्कुलेशन उनकी बेहतर होगी, उनकी हाथों की मूवमेंट आसानी से होगी। उसके बाद जैसे ये छोटे जोड़ हैं, मतलब ये 15 हमारे डिजिट्स हैं, आराम से उनको ऊपर नीचे तमाम को ये करिए। करने के बाद फिर इसी तरह से क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, इसी तरह से फिर उंगली को ऊपर नीचे करें, फिर दाएं जानिब घुमाएं, फिर बाएं, इसको रिस्ट है, इसी तरह से इसको ऊपर नीचे करें, फिर दाएं जानिब। ये है सारी जो एक्सरसाइजेज बताई जाती है डिपेंडेंट, मतलब घर के कोई जो अफराद हैं वो इनको पकड़ के करवा सकते हैं। उस पर रिस्ट से पकड़ा आपने, इससे कंधे तक लेके आराम से नीचे ऊपर किया। अगर ये जो चीज़ मूवमेंट का जैसे मैं इस हाथ से हेल्प के साथ कर रहा हूँ तो ये खुद भी कर सकते हैं, इसी तरह से हाथ को ऊपर किया उन्होंने। ठीक है, ये मूवमेंट मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन जी, वहीं से कंटिन्यू करेंगे मूवमेंट जो आप मतलब है कि शोल्डर की मूवमेंट इसी तरह से ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, इसी तरह से ये अप एंड डाउन। मतलब ये जो चीज़ें बताई गई हैं ये मतलब है कि डिपेंडेंट बेस पे आपने घर के कोई भी अफराद हों उनको आपने इस तरह से होल्ड करके आप कर सकते हैं। इसके बाद जब आपके पता है कि मसल्स एक्टिवेट हो गए, उसके बाद सेल्फ वर्कआउट होता है। अब आपने क्या करना है, हाथों को उंगली को बंद किया, खोलो, इसी तरह से ये थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग से ताकि आपकी ओवरऑल मसल्स एक्टिवेट हो, टोन अप मोबिलाइज हो जाए, इनकी सर्कुलेशन बेहतर। इसी तरह से जो जॉइंट्स जो पेन करता है, इसी तरह से ये मेरे इनसाइड आउटसाइड इसको आप कर देंगे।
ठीक है। इसके बाद फिर आपने दोनों हाथ, ये मतलब इंडिपेंडेंट मूवमेंट है, आप इस तरह से आपके सारे मसल्स जो हैं, ये इनिशियल स्टेजेस पे हम लोग ये विदाउट हम लोग करते हैं ये मूवमेंट। उसके बाद ये इसको हम लोग डंबल से या किसी भी जो वाटर बोटल्स हैं उस तरह से ये सारी 5 एक्सरसाइजेज जो हैं ये इंडिपेंडेंट हैं। इसके बाद जो आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका जो घुटनों में जो तकलीफ रहती है, उसके लिए सबसे जो हर दूसरे बंदे को आज, एक तो हमारी न्यूट्रिशन अच्छी नहीं, सेकंड जो चीज़ होती है, कोई भी बंदा ज़्यादातर उनका फोकस होता है कि हम वॉक कर लें, मसल्स रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, क्योंकि मसल्स रेजिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कोई भी स्पोर्ट्स होती है, कोई भी हम गेम्स करते हैं, आप इवन के आप घर में हाउस वाइफ हैं तो आपने लॉन्ग स्टैंडिंग खड़ा होना है। अब सारा जो वेट जो बेयर करना है हमारे घुटनों ने करना है, ये हमारे जो पेल्विक रीजन कूल होने हमें करना है, तो हम इस पे हम ज़्यादा फोकस। हर बंदा मतलब होता है वो कहता है बस हाथ तो मजबूत होने चाहिए, गोडे बेशक जिस तरह मर्जी है। तो मोटापा भी तो इस टाइम बहुत ज्यादा है ना, मोटापे की वजह से भी तो हमें इस तरह के मसाइल बहुत सारे हैं। तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि आपने, जैसे मैंने पहले बताया कि घुटने के नीचे आपने तकिया रखा और आपने जस्ट स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग आपने इसी तरह से, जैसे मैंने हाथों की मूवमेंट की है, आप फुल उंगलियों को नीचे आपने फुल दबा के 10 सेकंड करना है, इसी तरह से आपने ऊपर की जानिब करना है आपने। इस उसके बाद कूल डाउन लाजमी करना है आपने, लाइक शेकिंग, जब पाओगे ना उंगलियों का इनसाइड आउटसाइड आपने ये मूवमेंट किया आपने। फिर क्या करें, घुटनों को नीचे दबाया आपने और उंगलियों को अपनी तक खींचा, एड़ियों को बाहर निकाया, स्ट्रेच किया आपने, फिर उसको रिलैक्स कर देंगे। इससे आपके एक तो मसल्स आपके सारे जो है ना आपके पूरे स्ट्रेच होंगे, रिलैक्स होंगे, पेन खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि आप बैठिए सीटिंग। अच्छा, फिर क्या है, ये तो मैं घुटनों का बता दिया। अब आपने कमर का दर्द हर दूसरे बंदे को है, आराम से घुटनों को इसी तरह से आपने दोनों हाथों से घुटने को होल्ड किया, फिर कंधे तक आपने अप्रॉक्सीमेट 10 सेकेंड आपने किया, फिर वापस, फिर इसी तरह से दूसरे घुटने को आपने कंधे की तरफ लेके गए, होल्ड किया आपने 10 सेकेंड, फिर नीचे ड्रॉप कर दीजिए। फिर आप बैठे हैं, बैठे हुए आप अपनी कमर को स्ट्रेचिंग करें। ये बेसिकली हर दफ़ा मैं बताता हूँ, ये बेसिकली आपके C1 से कॉक्सिक तक आपके जितने मसल्स आपके अटैच हैं, आपकी नर्व हैं, और जो कॉम्प्रेशन होता है, स्टिनोसिस होते हैं, स्पाइन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हो गए। स्ट्रेचिंग जहाँ भी बैठे हैं आप, तो अपनी आदत बनाई तो सीधा बैठने की, क्योंकि पोस्चर जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा यहाँ क्या हो गया एकदम से उन्होंने फौरन ओके यार, देखिए पोस्चर क्यों, पोस्चर आपका बड़ा बेटर मतलब देखिए हर, अगर आप बेड हिडन पेशेंट हैं, आपके पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऑफिस वर्क हैं, आपका पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सोना है, आपका पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बड़े अजीब अजीब पोस्चर में हम लोग सोते हैं। अच्छा, हम चाह रहे थे ना थोड़ा रिलैक्स मूड में बैठे हैं, अच्छा थोड़ा सा काम भी करें तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए सम टाइम है तो मुझे इस तरह बैठना पड़ता है। पोस्चर ठीक है, मेरा पोस्चर ठीक है ना? नहीं, आप ठीक है माशाल्लाह, बस ठीक है। अब आप ठीक है जो इन्होंने कह दिया तो मतलब है कि पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हर चीज, हर गेम, अगर आप टेबल टेनिस खेलते हैं उसकी पोजीशनिंग है, लॉन टेनिस खेलते हैं उसकी पोजीशन है, क्रिकेट खेलते हैं उसमें आपने सारे दिन बैंड, मतलब ये हर गेम के पोस्चर है। इसी तरह से हम लोग सोने के भी प्रॉपर पोस्चर है। हम लोग अजीब गर्दन के नीचे अपना तकिया रख के उसके नीचे एल्बो पता नहीं क्या कुछ करते हैं। सुबह जब उठते हैं यार गर्दन लॉक हो गया, आपके जो है मतलब नेक मूव उनसे नहीं हो रही, कंधे। अच्छा, इससे आपसे ये लाजमी अपनी इसके हवाले से भी बात करेंगे कि पोस्चर्स का किस तरीके से ख्याल रख सकते हैं। जिस तरह स्पीच थेरेपी के हवाले से हम बात कर रहे थे, आप क्या समझती हैं किस तरह से मदद मिल सकती है आपको? वैसे क्योंकि आप ट्रेनिंग देती हैं तो वैसे एक बड़ा मुश्किल काम होता है ना, तो मुश्किल होता है या नहीं? फिर जब आप इस फील्ड में आ जाते हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड, तो फिर बड़ा अच्छा लग रहा होता है बच्चों के साथ, या सिर्फ बच्चे ही नहीं होते, स्पीच थेरेपिस्ट सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, स्पीच थेरेपी हर एज के लिए है। तो क्लिनिकल मेरी प्रैक्टिस रही है 11 साल, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसमें ये होता है कि पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं उनके जहन में होता है कि ये बुखार है, हमने मेडिसिन लेनी है और हमें इधर हम मेडिसिन ली, इधर एक कप चाय का और हमें फौरन आराम आ जाएगा। स्पीच थेरेपी इस तरीके से नहीं है, बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। इसमें सिर्फ पेरेंट्स की नहीं, स्पीच थेरेपिस्ट की, और फिर इन्वायरमेंटल वर्क टोटल होता है। सोसाइटी जहाँ पर बच्चा रह रहा है, इर्द गिर्द का माहौल, बच्चे को बैठते ही मैं कहती हूँ कि मुंह में उंडेल नहीं दी जाती स्पीच, कि आप मुंह में उंडेल दें और वो बच्चा फर बोलने लग जाए। उसकी सीटिंग, उसका बिहेवियर, उसे सिचुएशनल अंडरस्टैंडिंग देना, उसका आई कांटेक्ट, ठीक है, उसको ऑर्डर ओबे करवाना, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके बिहेवियर को लेकर चलना, फैमिली का कोऑपरेट, और फिर साथ साथ स्पीच, वोकल साउंड्स, हर एक की फिर असेसमेंट है हर एक में कि किसी को कोई आर्टिकुलेशन का प्रॉब्लम होता है कि वो तोतला बोल रहे हैं, उनकी स्पीच थेरेपी हो रही
है। हकला कर बोलना आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है हमारी सोसाइटी में, स्टैमरिंग स्टटरिंग का पेशेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उसके लिए भी यही है कि आप मसल्स को रिलैक्स रखें, टेक अ डीप ब्रेथ और ठहराव के साथ बात करें। आप जिस तरह कहते हैं ना कि फलां बंदे की घुट्टी है तो ये उसका असर है, उसकी तरबियत नहीं है, ये घुट्टी का असर है। तो इसी तरह मैं स्टैमरिंग और स्टटरिंग वाले पेशेंट्स को यही कहूँगी कि अगर आप ये 3 चीज़ें, बेसिक चीज़ें अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें कि आपने अपने मसल्स में अकड़ाव पैदा नहीं करना। अक्सर वो बोल रहे होते हैं वो यहाँ अकड़ाव हो जाता है, वो नहीं ब्रस्ट होती साउंड इस तरह, तो वो मसल्स को रिलैक्स रखें, ठीक है, और लंबा सांस लें, टेक अ डीप ब्रेथ, मसल्स रिलैक्स हों आपके और ठहराव के साथ बोलें तो बड़ा अच्छा वो कंफर्टेबल जोन में रहेंगे। पेशेंट ये समझता है कि मैं जल्दी से बात कह जाऊँ, किसी को पता ही नहीं चलेगा और मेरी बात भी हो जाएगी, वो कवर कर रहा होता है ना अपने आप को, लेकिन कहीं पे जब अड़ जाए तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। और कई पेशेंट इतने सीवियर होते हैं कि उनसे वन नहीं बोला जा रहा, वन कहना बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो उसके लिए ये 3 चीज़ें अगर आप अपने बच्चे की या आपके अंदर मौजूद हैं तो आप ये 3 चीज़ें ऐड कर लें तो मैं कहती हूँ 99% आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप इसी सोसाइटी में मूव करेंगे और उसमें भी हमारी सोसाइटी का बड़ा रोल प्ले होता है। हम बड़े नाम रखते हैं, वो देख हकला रहा है, हकलाने वाला, फलाना नाम, ये सुन नहीं सकता, गूंगा बहरा, इस तरह के नाम रख के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फिर डिसहार्ट होते हैं। पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा ये होता है कि ये फलां ने हमें ऐसे कह दिया, फलां ने ऐसे कह दिया। इन सारी चीज़ों को तो सोसाइटी इस जो है जगह पर आकर मैं ये सोसाइटी से रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली अगर आप अपने इर्द गिर्द सोसाइटी में बच्चों को देखते हैं, कहीं मॉल में देख लिया, कहीं पार्क में देख लिया, तो उन्हें पॉइंटिंग ना करें। पेरेंट्स की बड़ी दिल आजारी है इसमें, ठीक है, वो अपने बच्चे को लेकर चल रहे हैं, वो हर तरीके से जिस भी लेवल का है वो बंदा बंदी पेरेंट्स, वो अपने बच्चे को अपने लेवल पे अच्छी लाइफ देना चाहते हैं। ये उनके बच्चे हैं, जैसे हम आप अपने वालिदैन के बच्चे हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट करें, उन्हें पॉइंट आउट ना करें, हुटिंग ना करें। उस वक्त उनकी बड़ी दिल आजारी होती है। जस्ट फॉर फन होता है, हम कहते हैं अच्छा जी बस ठीक है, हम तो ये फन के किसी को देख रहे हैं, तमाशा, तो हम उसमें बड़े आगे होते हैं। ये हमारे क्या हमारा बिहेवियर बहुत हमारे जो है ना ये करता है। हमारी इस्लामी तालीमात है कि आप आपस में इखलाक के साथ रहें, ये चीजें मना की गई हैं। अगर हम उन्हीं को फॉलो करें, नॉर्मल बंदा भी गिर जाए ना तो हमारे हासा ही नहीं रुकता, यकीन करें, ये एक बड़ा कड़वा सच है। मतलब अगर कोई गिर गया तो हम बजाय उसको उठाने के ना, तो हम पहले तो जोर जोर से हंसना शुरू कर देंगे। और आजकल वो मोबाइल वीडियो फौरन बना लेंगे, वो भूल गए हैं हम इखलाकियात के। उठाएं, हेल्प करें, सवाब है, छोटा है या बड़ा है। तो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनकी बड़ी दिल आजारी है। बच्चों की खुद आप ये ना समझें कि उन्हें इतना शऊर नहीं है, उन्हें अपना फील होता है, साइकोलॉजिकली बड़ा इफेक्ट होता है। हाँ, उन्हें बहुत तकलीफ होती है बच्चों को भी। आप उनके कभी फेस एक्सप्रेशन तो नोट करें कि वो किस तरीके से होते हैं। जो बच्चे सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, हेयरिंग एड के थ्रू चल रहे होते हैं, लिप रीडिंग बहुत अच्छी करते हैं, आपके फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज से बहुत अच्छा सीख रहे होते हैं वो। तो आप उन्हें गाइड करें, उनके साथ चलें। और दूसरा, इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ये कहूँगी कि आप अपने बच्चों को हेयरिंग एड लाजमी लगवाएं। ठीक है, आप स्पीच के लिए ले आए हैं तो उससे पहले एक प्रॉपर चैनल वर्क करें। आप नॉर्मली अक्सर ऐसा होता है कि कह दिया जाता है मेरी बेटी 4 साल की होके बोली थी, तो ये तुम्हारी बेटी भी ऐसे ही बोलेगी, ये ददियाल में है या ननिहाल में है, या कब्बे का पानी पिलाओ झूठा, इस तरह की चीजें अभी तक चल रही हैं ना, बहुत सारी चीजें। तो उसमें ये है कि आप काइंडली आप लेट ना करें, अपने बच्चे का टाइम जाया, बच्चा या बच्ची का टाइम जाया ना करें। आप फर्दर कंसर्न करें कि इससे रिलेटेड उसका हेयरिंग असेसमेंट टेस्ट करवाएं, ठीक है। उसके बाद टेस्ट बिहेवियर का इशू है तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएं, फिर वहां से रेफर होकर हमारे पास आएगा, या आप डॉक्टर के पास फर्दर लेकर जा रहे होते हैं कि मेडिसिन दे दें, दिमाग का मसला है, इसको ये कुंद जहन होना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना, इसे बहुत पॉइंटिंग की जाती है बहुत ज़्यादा। लेकिन स्पेशल एजुकेशन में आप स्लो लर्नर एज ए स्लो लर्नर मुतारिफ करवाया है और वहाँ पर जो इस तरह के बच्चे बच्चियाँ हैं उन्हें पढ़ाया जा रहा है कि उनको प्रॉपर सी थ्रू चैनल के थ्रू तालीम दी जा रही है कि वहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके बिहेवियर इश्यूज़ हैं, और इसी तरह स्पीच थेरेपिस्ट हैं, वर्कआउट हो रहा है बड़ा अच्छा, उन्हें ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, उनको बड़ा फोकस किया जा रहा है।
तो आप उसके बाद असेसमेंट करवाएं, स्पीच थेरेपिस्ट के पास आएँ, और जब आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास आ जाते हैं तो थोड़ा सा तहम्मुल से काम लें, तो कि आप देखें कि वो किस तरह काम करवा रहा है। जो आपको काम दिया जाता है, आप कहते हैं जी आपने यहीं तक करवा दिया, कल फिर आएगा, आपने बड़ी मेहनत करवानी है। हाँ। आप मेहनत करवाएं, आप करवाएं, हमने करवानी है आगे। मेरे पास तो आधा घंटा इंडिविजुअल है ना, मेरे पास तो स्कूल टाइमिंग में इंडिविजुअल वर्क है, सारा टाइम बच्चा माँ के पास होता है। आजकल माएँ फोनों पे सॉरी टू से लगी हुई होती हैं, ये हकीकत है, लेकिन उससे आपके बच्चे का टाइम बहुत ज़ाया हो गया। बिल्कुल। अच्छा, मजीद भी इस पे बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, बच्चे वैसे क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चों को हैंडल करना जरा मुश्किल हो जाता है, बिहेवियर्स उनके इस तरह से होते हैं, रिएक्शंस जो है ना वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। बहुत ज्यादा, मैंने ऑटिस्टिक बच्चों से बहुत मार खाई है, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते आप उन बच्चों को जिन्हें इर्द गिर्द का नहीं पता, वो बड़ा सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करना पड़ता है उन्होंने, और अचानक से पढ़ाते पढ़ाते बोलो ले लो कर लो ये क्या है, और अचानक से एक थप्पड़ आया, अचानक से मुंह पे वो अचानक रिएक्शन देते हैं ना, और हाइपर हो जाता है कि ये क्या बार बार रिपीट हो रहा है, क्या चीज़ है। वो आहिस्ता आहिस्ता आदत होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑटिज़म का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा। मैंने जितना काम किया उसमें बच्चे स्पीच में बहुत अच्छे, बहुत सारी दुआएं मिलती हैं पेरेंट्स की, वो बहुत आप अपनी पे लेते हैं, आप वो फीस लेते हैं वो, लेकिन जो पेरेंट्स की दुआएं मिलती हैं आपको वो बहुत काउंट करती हैं। एक नेकी का काम ही है ना, आप लोगों के लिए आसानियां बांट रहे हैं, उनकी तकलीफ को दूर करने में जो है वो आप उनकी मदद कर रहे हैं, तो इससे बड़ी और क्या बात है। अल्लाह ताला का शुक्र है, ये अल्लाह ताला किसी की ड्यूटी है। मैं तो हमेशा एक बात करती हूँ कि जो लोग सोशल एक्टिविटीज़ में होते हैं, जो लोगों के लिए आसानियाँ बांट रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला ने वो कुछ मखसूस लोग चुने हुए होते हैं जो जो अपनी ड्यूटी जो है ना अल्लाह ने उनकी जिम्मे लगाई हुई है, भी ये करना ही करना है। सही हो गया। तो कोई ऐसा वाकया भी याद है कि बच्चे ने बहुत ज़्यादा आपको तंग किया? अच्छी तरह याद है, यही बड़ा उससे हत्ती रिसेंटली हुआ। मैं ऑटिस्टिक बच्चा था, उसे पढ़ा रही थी और मैं पिटाई करूँगी आपकी, पढ़ो ये पढ़ो। अचानक मैंने ऐसे किया तो वो तड़ाक के मेरे मुंह पे भी आया, और एक दफा तो ना मेरे आंसू ऐसे चुप कर गई, मैं कुछ नहीं कह सकती उस वक्त। फिर मैंने उसे हक की, किस की, नहीं मेरा बेटा बहुत अच्छा है, फिर उसे ये बताना कि नहीं, वो एकदम हो गया कि नहीं अब ये रिएक्शन देगी मुझे और क्या होगा मेरे साथ, अब नहीं आप बहुत अच्छे हो, आप मेरे बेटे को सब आता है, ये चीजें जो बिहेवियर प्यार से हाँ जी। लेकिन थोड़ा सा वो तड़का लगता है लाजमी देसी, उसके अलावा कहाँ काबू, हम नॉर्मल बच्चे नहीं अपने पेरेंट्स के आते, तो थोड़ा बहुत होना चाहिए। अगर आप ये कह दें ना, हमने अपने बच्चों को माजूर नहीं बनाना कि हाई से कुछ ना कहो, गूंगा बह रहा है, हाई दिमागी तौर पे ठीक नहीं है, हमने इनको लेकर चलना है अपने साथ इसी सोसाइटी में। ऐसे। तो उसके लिए मैं मदर से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ा सा अपना जो दिल है ना उसे मजबूत करें और थोड़ा सा उसको क्या करें। अक्सर पेरेंट्स होते हैं, नहीं आपने कुछ नहीं कहना, आपने ऐसे नहीं करना, थोड़ा सा मजबूत करें, क्योंकि हमने इनको रूटीन वर्क में लाना है। ये बड़ा जरूरी है, काम है। अच्छा, ये क्योंकि जाहिर सी बात है आपके पास भी आते हैं तो पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, पेरेंट्स की भी बड़ी जिम्मेदारी जो है डबल हो जाती है। अच्छा, ट्रेनिंग आप लोग दे रहे होते हैं, स्पीच थेरेपी कर रहे होते हैं, को 15 टाइम 20 टाइम आपको रिपीट करना होता है। तो ये चीज तो है। मदर कई मदर्स बहुत, मैं उनको भी अप्रिशिएट करूंगी, सिर्फ यही नहीं कहूंगी, कुछ मदर्स हैं जो मोबाइल में लगी हुई हैं, ये वो कुछ मदर्स ने इतने अच्छे रिजल्ट दिए हैं कि मेरे दिल से भी बड़ी दुआएं निकलती, मैं खुश होती हूँ कि डेफ बच्चा, डेफ बच्ची, टोटल डेफ एंड डम, तो उसमें मैंने उसको स्पीच के लिए जो भी किया करवाया, उन्होंने, गर्मी थी, सर्दी थी, तूफान था, बारिश थी, मैं मौजूद हूँ, मेरा काम है, मैंने अपनी जगह पे बैठना है, लेकिन वो अपने बच्चों को लेकर आए। उन्होंने नहीं देखा हमारा माहौल इस वक्त क्या है, क्या मेहमान आ गए हैं या घर में कोई बीमार बच्चा पड़ा है, उन्होंने कहा आप ये करवाएं। और जो काम मैंने उन्हें दिया, अगर मैंने कहा आपने 50 दफ़ा करवाना है, वो 100 दफ़ा करवा के लाए, और यकीन करें अगले दिन इतना अच्छा रिजल्ट। उन्हीं बच्चों पे नमाज मैंने पढ़ाई है माशाल्लाह मुकम्मल, और सूरतें कुरान पाक की, तो लिपसिंग के जरिए जो है रीडिंग, हेयरिंग एड, कुछ बच्चे कोक्लियर इम्प्लांट होते हैं, इनका इम्प्लांट किया जाता है ताकि वो नॉर्मल सोसाइटी में मूव करें, नॉर्मल लेकर चलने के लिए उनका इम्प्लांट
इम्प्लांट किया जाता है। और इसमें तो काफी टाइम लग जाता है उसमें भी, हाँ जी, उसमें भी स्पीच थेरेपी का वर्कआउट बहुत ज्यादा होता है। फिर फैमिली, सोसाइटी, आपका फैमिली मतलब काफी हद तक जो है वो आपको मदद मिल सकती है अगर आप स्पीच थेरेपी की तरफ हाँ जाते जी, हैं बहुत ज्यादा आपके बच्चे सोसाइटी का हिस्सा बड़े इजीली बन सकते हैं अगर आप ये चीजें छोड़ दें कि नहीं हमारा बच्चा बोल पड़ेगा या आ तो जाएगा ये ना बोलना। कि कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स को भी अपनी जिम्मेदारियों को जानना होगा और कहीं ये ना कहें कि हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा इस बच्चे को लेकर, तो आप उनकी कुव्वत बने, आप तो उनकी कुव्वत बने और हमारी सोसाइटी को भी पॉजिटिव रोल प्ले positive करना role play पड़ेगा करना लाजमी। बिल्कुल इसके ऐसे ही। अलावा पेरेंट्स कहाँ तक करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है जी। अच्छा जी, इसके साथ साथ सर से अब जा रहे थे सर, एक तो हमने ये बात की कि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो डिफरेंट है, पोस्चर्स हमारे ठीक नहीं है जिसकी वजह से हमें बहुत सारे मसाइल हैं। आप क्या समझते हैं फिजिकल थेरेपीज जो हैं वो किस हद तक मददगार साबित हो सकती हैं? क्योंकि मेडिसिन पे भी हम बहुत चलते हैं, थोड़ा सा दर्द हुआ तो बर्दाश्त, जाहिर सी बात है ये पेन भी इस तरह के होते हैं कि बंदा कहता है पेन किलर फौरन खा ले। देखें, अंग्रेज इसलिए कहते हैं कि वर्ल्ड द बेस्ट मेडिसिन इज एक्सरसाइज। मैं हर दफ़ा ये अल्फाज को रिपीट करता हूँ कि आप देखें कि अगर आप रेगुलर स्पोर्ट्स लवर हैं या हेल्थ एम्बेसडर हैं, मतलब हम सब लोग हेल्थ एम्बेसडर हैं, हम एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हम एक दूसरे से मोटिवेट होते हैं। यार देखिए माशाल्लाह उसकी रूटीन है अर्ली इन द मॉर्निंग उठना, जिम जाना, एक्सरसाइज करना, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना, प्रॉपर मतलब उसने नींद पूरी करनी, तो वो तो माशाल्लाह हमेशा ऑलवेज हमने उसको देखे वो फिट रहा है। अब देखें ना कि वो कितना ज़्यादा अपना ख्याल करता है। आप मतलब है कि सबसे पहले एक अक्सर कहा करता हूँ कि लव योरसेल्फ, लव फॉर अदर, अपनी ज़ात से प्यार करें। हर वो चीज़ इग्नोर करें जो आपको नहीं खानी चाहिए, मतलब है हर वो चीज़ खाएं जिसे पता कि मुझे इस चीज़ के खाने से मुझे इतना फ़ायदा होगा। रात को हमेशा मैं कहा करता हूँ कि आप लाजमी असेसमेंट अपनी किया करें कि पूरे दिन में आपने अपनी अच्छी सेहत के लिए आपने क्या चीज़ खाई जिससे आपको ताकत मिली हो। और दूसरे नंबर पे आपने अपने ज़हरी बदल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हर काम को तो आपने अपनी फैमिली को भी टाइम दिया, अपने रोज़गार हर चीज़ को, अपने आप को कितना आपने टाइम दिया। अब मेरे पास रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसे हर दूसरा बंदा जो दर्दों में मुब्तला होता है, जब उससे पूछा जाता है यार ये तकलीफ़ क्यों हुई आप पे, तो मतलब उसके जैसे एक लेम एक्सक्यूजेस जैसे वो है पुअर लाइफस्टाइल, कि लाइफस्टाइल में नींद पूरी नहीं है, गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन इनको बहुत एक्सेसिव यूज़ करना। यूँ समझना नींद वाला मसला तो हर बंदे को है, तो हर दूसरे बंदे को है कि नींद के मसले। कुछ लोग तो अभी मैंने कल भी एक फ्रेंड को देखा कि लोग इतने आदी हो गए हैं कि अगर आपने नींद लेनी है तो उसके लिए आपको मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। देखें, जब हम बचपन में हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा थी, मतलब एक जिस्मानी मशक्क़त ज़्यादा करने की वजह से हमें 9 बजे 10 बजे हम लोग सो जाते थे। आज हमारा मतलब क्या है कि मेंटल वर्क ज़्यादा, फिजिकल एक्सर्शन ही है। फिजिकल एक्सर्शन ना होने की वजह से हमारी नींद हमारे से दूर जा चुकी है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है नींद ना आने की मेन वजह है कि हम एक्सेसिव मोबाइल यूज़ करते हैं। देखिए नींद का जब टाइम है, आपको पता है कि मैंने 10 बजे सोना है, तो अपने मोबाइल फ़ोन को साइलेंट नेट ऑफ करके रख दें। आपने जिससे बातचीत करनी है आप उसे सुबह रिप्लाई कर दें। भाई मेरा इस वक्त 10 बजे के बाद लोगों मुझे मेरी रूटीन का पता है कि मैंने 10 बजे के बाद फ़ोन मैंने साइलेंट मोड पे कर देना है, मैंने सुबह ही मैंने आंसर देना है। मैंने मेरी 6 घंटे की हमेशा से आदत है कि मैंने अपनी नींद पूरी करनी है। उसके बाद ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा होता है, मतलब दिन में जितनी भी मतलब कॉल्स आती हैं, मतलब अटेंड नहीं कर सकता बंदा, उनको जवाब भी दे सकता है, उनको अपडेट भी कर सकता है। हर बंदे को पता है यार इस कैजुअल मेरा लाइफस्टाइल का ये है। अगर हम लोग अपनी आप को रेस्टलेस करेंगे तो सुबह में ना आपसे नमाज पढ़ी जाएगी, ना एक्सरसाइज की जाएगी आपको, और ना आपका सारा दिन जो बड़ा के पुअर लाइफस्टाइल में आपका गुजरेगा। तो इसलिए बेटर वे है कि आप अपने आप को तवज्जो दें। हर अपनी लाइफ में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डिसिप्लिन। लाइफ में डिसिप्लिन लाएगा तो सारे काम ठीक हो जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि आपको मेडिसिन का ही सहारा लेना पड़ेगा। मेडिसिन कब तक खाएंगे? हाँ, अच्छा एक टाइम आता है बंदा भी अक जाता है कि कितनी मेडिसिन खाऊं मैं। कोई एक मेडिसिन बताएं जिसके साइड इफेक्ट ना हो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, हर दूसरी मेडिसिन का साइड इफेक्ट मेडिसिन की वजह से दबाव, अच्छा खाने की वजह से तो होता ही होता है ना, और मेडिसिन की वजह से भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। अब अक्सर जो लोग हैं, मुझे बड़ा दुख होता है, वो शौकीन है मेडिसिन खाने के। कुछ को शौक होता है ना हर बात पे, थोड़ा सा यार कुछ हो गया ओहो फौरन मेडिसिन। हाँ जी, तो अब फिर मुझे अक्सर लोगों पे बड़ा गुस्सा भी आता है, तो कहना यार केड़ा बंदा वर्जिशां करे, बंदा 2 गोलियां ना खा ले जान छुड़ा ले। तो जिस तरह के जो कमेंट्स हैं ना वो बड़े मतलब हर्ट करते हैं, तकलीफ देते हैं कि यार आप किस माशरे में रह रहे हैं आप। अगर इसके अलावा आप देखें चाइनीज, जापानीज, थाई, कोरियन, तो मतलब मैंने तो उनके साथ मेरा तो गुजर बसर हुआ है।
वो तो मतलब है मेडिसिन के नजदीक ही नहीं जाते। हाँ, आपकी बात काट रही हूँ, अक्सर हम बात कर जाते हैं ना, एक बड़ी वैसे मुझे इस पे बात पे हंसी भी आई, लोगों से आप बात करें ना तो कहते हैं यार छोड़ो की गला रखे है, हाँ इतने मसले मसाइल जिंदगी के चल रहे हैं, आप लोग मिसालें देते हैं बाहर की, बाहर इतने मसाइल है जो हम मसाइल काट रहे हैं तो मुझे लिटरली कहती यार ये देखो इन्होंने मिसाल कहाँ से पकड़ी है, कहते क्या वहाँ मिसाइल है इतने, हमें ये भी मसला है, ये भी मसला है, ये भी मसला है, हम अब अपने लिए कहाँ से टाइम निकालें। इन शॉर्ट ये है उनकी लाइफ में डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन की वजह से इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं है। आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आए तो आपको भी मेडिसिन का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। इन शॉर्ट मतलब ये है कि आप अगर आप हर चीज को आप क्रिटिकल आई से देखेंगे, अब अभी कुछ दिन पहले एक हमारा मर्डर हुआ है हानवा रोड पे, मतलब वो क्या एंजाइटी, फटीग, डिप्रेशन, स्ट्रेस कि आपके पास आए, आपने उसकी बात नहीं मानी, उसने दिल्ली में रख ली, जैसे मौका मिला उसने शूट कर दिया। अब देखिए ना रोड पे आप जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं आप तो पीछे हॉर्न दे रहे हैं, हालांकि आप अपनी साइड पे जा रहे हैं, तू साइड है तो मैंने इधर से गुजरा, तू दूसरी साइड से गुजर जाओ, तो फिर जाते हुए देखे ऐसे गौर से घूरेगा। ये होता है, आपकी गलती नहीं भी होती, अगर आप सॉरी, अच्छा ये भी एक अजीब वैसे रिएक्शन आता है कि अगर आपकी गलती नहीं भी और आपने सॉरी कह दिया ऐसे, तो वो थोड़े और वो हो जाते हैं, ये भी बिहेवियर है। अच्छा फिर आपने नहीं वो फिर और आगे जाके आपको आगे रोक के फिर बात देखते हैं बकायदा। मैं कहती हूँ यार क्या हो रहा है, अदम बर्दाश्त ना हमारे यहाँ बर्दाश्त उसकी सिर्फ एक वजह है, ये सारा कुछ रिएक्शन आ रहा है हमारे न्यूट्रिशन का है। हमारी जो डाइट में देखें सिंथेटिक लाइफ गुजारेंगे तो सिंथेटिक रिएक्शन मिलेगा आपको, ऑर्गेनिक चीजें खाएंगे तो नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल ही आपकी लुक होगी आपकी। आप मतलब हम तो अब खालिश ग़िज़ाओं को ना तरस रहे हैं, कब मिलेंगी, कहाँ से आएंगी, ढूंढो भाई ढूंढो। जब मज़ीद भी जानेंगे नाज़िर, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। रोही 810 में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ स्पीच थेरेपी में और कौन कौन सी थेरेपीज आप लोग जो है करवा रहे हैं? अच्छा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बड़ी लेट, जो 6-7 साल के भी हो जाते हैं, वो बच्चे देर से बोलना शुरू करते हैं, इनकी क्या रीजन होती हैं? मुख्तलिफ कॉज होती है इसकी। मैंने आपको जैसे पहले कहा कि अक्सर घर वाले इस बात पे तवज्जो नहीं देते कि बस सुन ठीक रहा है हमारा बच्चा, हमारी फैमिली में इसका चाचू लेट बोला था, इसकी खाला लेट बोली थी, तो अभी 3-4 साल गुजारते हैं, हमने 4 साल बाद दाखिल करवाना है घर में। कुछ कॉजेज़ ये होती हैं और कुछ ये होती हैं कि फैमिली में सब बड़े होते हैं, बच्चे को अपना एज फेलो कोई नहीं मिलता, और आजकल जितनी मसरूफ़ ज़िंदगी है हमारी, उसमें हर कोई अपने अपने काम में मसरूफ़ है, तो उसमें बच्चे को बिल्कुल भी आप फर्दर हवाले कर देते हैं मेड के, ठीक है, वो काम वाली है, उसने बच्चे को टाइम दिया नहीं दिया, इवन के पैम्पर भी चेंज हो रहा है या फीडर टाइम पे सही मिल रहा है या नहीं, वो चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। अब वो बच्चा एक साइड पे पड़ा हुआ है और वो फिर दोबारा वही गैजेट आ गया उसके पास, कार्टून्स लग गए, तो उसको वो कार्टून्स लैंग्वेज तो बहुत अच्छी आ गई, लेकिन वो जो मदर टंग थी उससे दूर हो गया। आप एज अ वर्किंग लेडी हैं, फॉर एग्जांपल कई केसेस इस तरह के आए कि वर्किंग लेडी एक डॉक्टर हैं, आप टीचिंग में हैं, दूर जाना है आपको आउट ऑफ सिटी, और आप पीछे अपने बच्चे को किसी के हवाले करके जा रही हैं कि मेरी मदर इन लॉ देख लेंगी, मेरी मदर देख लेंगी, और साथ ही एक मेड भी आप दे रही हैं कि जी ये करेगी उनकी सहूलत के लिए, सहूलतकार वजूद है। लेकिन वो क्या होता है कि बड़े जो होते हैं ज़ाहिर है उन्हें इस वक्त खुद ज़रूरत होती है कि उनका कोई ख्याल रखे, वो जितना हो सकता है करते हैं, लेकिन जो मेड के हवाले बच्चा हो जाता है वो फिर बहुत पीछे चला गया, मज़ीद पीछे चला गया, ठीक है। कुछ बच्चे इस तरह डिले हो जाते हैं, कुछ ये होता है कि कुछ को टंग टाई जिसे हम तंदबा कहते हैं सादा जबान में, और क्लेफ्ट पैलेट होता है, क्लेफ्ट लिप होता है, उसमें सर्जरी के बाद वो सर्जरी सर्जन के पास जाते हैं, सर्जरी हो गई जी, कंप्लीट है सर्जरी जी हमारी तरफ से हो गया, फिर जब आपको डॉक्टर ने कहा, सजेस्ट किया कि आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाएं, आपको लगता है इतना टाइम इतना पैसा हमारा इस पे लग गया है, बस ठीक है, वो वहाँ पे आप गलती कर गए, ठीक है। फर्दर फिर उसके साथ आपको स्पीच थेरेपी के सेशन मस्ट लेने चाहिए, आपको एक विजिट, सिंगल विजिट तो करें, जो स्पीच थेरेपिस्ट आपको सजेस्ट करता है आप कम से कम वो अप्लाई तो करें बच्चे के ऊपर। कितनी अवेयरनेस देखती हैं? अवेयरनेस है, अब अवेयरनेस माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले मैंने 2011-12 से स्टार्ट किया काम, तो बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी। आप यकीन करें, आके पेरेंट्स बहुत घंटा सर खाते थे और उसके बाद कहते थे अलावना ही तो होता है, वो तो हम भी घर में करवा लेंगे,
बोलना ही तो होता है, उस्तानी ही हो ना। हाँ। हो तो बुलवा ही रही हो ना, क्या कर लोगी, हम ये घर में करवा लेंगे, बीबी हमें आता है। हाँ। तो वो एक्सरसाइजेज होती हैं, आपके OMM स्ट्रक्चर की सारी कुछ चीजें हैं, आपको पॉइंट आउट गाइडलाइन प्रॉपर मिलती है। फिर जब आप 3 साल बाद, साल बाद आप दोबारा वही रोते हुए आ रहे हैं, तो आप उस टाइम को वेस्ट ना करें। आपको बारहा कहा जाता है कि अगर बच्चे ने हेयरिंग एड लगा लिया, उसको असेसमेंट हो गई है, उसका हेयरिंग लॉस है, तो कम से कम हेयरिंग एड तो लगाकर भेजे स्कूल में बच्चे को। आपने चेक ही नहीं किया, और कभी हेयरिंग एड लगा होता है तो उसमें सेल नहीं होता, सेल नहीं है तो क्या फायदा, वो तो एक तस्वीर नजर आ रही है ना हमें। पेरेंट्स बच्चे भी बड़े उसमें फिर बड़े है ना, बच्चे भी थोड़ा सा करते हैं कि नहीं शुरू लगाना। में बच्चों को इशू होता है, बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं। हम नॉर्मली अल्हम्दुलिल्लाह आवाजें सुनते हैं, साथ ही दरवाजा खुल रहा है आवाज आई, कप रखा आवाज आई, पंखा चल रहा है, फैन ऑन है, और साथ साथ इधर से हीटर की एक हर चीज की अलग साउंड है ना, हम इससे यूज टू हैं। लेकिन वो बच्चे यूज टू नहीं है। अब वो जब डिवाइस उन्होंने लगा ली, अब वो कहते हैं थोड़ी थोड़ी बहुत आवाज आती है, बहुत आवाज आती है, ये अच्छा नहीं है, ये खराब ये खराब। वो साथ साथ वर्बल नॉन वर्बल दोनों लैंग्वेजेस, साइन लैंग्वेज और स्पीच दोनों चल रही होती है, तो ये खराब है। फिर वो पेरेंट्स आते हैं, अक्सर बहुत अच्छे पेरेंट्स भी हैं हमारे, तो वो कहते हैं कि आप मेहरबानी करें समझाएं, उस्ताद की बात बच्चे ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। फिर हम उन्हें बताते हैं कि देखो हम यहाँ बैठे हैं, ये चेयर हिलती है तो इसकी आवाज आती है हमें, जब आवाज आती है तो ये सबको जो सुन रहे हैं उनको आती है, और ये नॉर्मल है। तो ये आवाजें, ये किस चीज की आवाज है, फिर उनको आइडेंटिफिकेशन दी जाती है, उनकी ट्रेनिंग होती है बाकायदा। ठीक है, ये नहीं होता कि उसमें भी आप डायरेक्ट स्पीच शुरू करवा देते हैं, उसमें भी आप उनको साउंड थेरेपी देते हैं। ठीक है, वॉइस की थेरेपी होती है, हेयरिंग एड्स के थ्रू हम काम कर रहे होते हैं, ताकि उन्हें इन्वायरमेंटल साउंड्स दी जाएं, उन्हें पता चले कि ये हारन की आवाज़ है, ये शेकर की आवाज़ है, ये क्लैपिंग की आवाज़ है, ये उसको बोल के मुंह से बोलना, सुनो आवाज़, आपका नाम ये है, आवाज़ सुनो, क्या नाम आया, साउंड की प्रैक्टिस करवाना। जैसे बच्चा नॉर्मली पैदा होता है तो वो मुख्तलिफ आवाज़ें निकालता है, उए, फिर वो बब बम, और अक्सर हमारी फैमिली बड़ी खुश होती है, बाबा बोला सबसे पहले। वो बायलेबियल साउंड्स होती हैं बच्चा जो पिक करता है। तो उसके बाद फिर जब ये काम हो जाता है साउंड्स के साथ, तो हम उसको उसी तरीके से लेकर चलते हैं कि पहले बच्चों को साउंड्स देते हैं कि ये सुनो, फिर उसके बाद उन साउंड्स की आइडेंटिफिकेशन, उन साउंड्स को बुलवाना, फिर उसके बाद हम वर्ड लेवल पे आते हैं, 2 वर्ड्स पे आते हैं, फ्रेज चलता है, 3 वर्ड सेंटेंस मेकिंग करते हैं, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप काम होता है। जाहिर सी बात है कि ये जिस तरह पेरेंट्स के लिए मुश्किल होता है, उसी तरह मैं समझती हूँ बच्चों के लिए भी बड़ी मुश्किलात होती हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कड़वा घूंट पीकर आपको बच्चे के जो है ना उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, जैसे नॉर्मल बच्चा है ना, वो अब हम बैठे हैं, बच्चे को कह दिया सुनो एरोप्लेन जा रहा है, वो देखो एरोप्लेन, वो देखो एरोप्लेन, बच्चे ने सुन लिया। नेक्स्ट टाइम उसे कहीं आवाज आएगी ना, वो फौरन भाग, मम्मा एरोप्लेन, मम्मा एरोप्लेन। अब इस बच्चे को हमने बताना हेयरिंग एड डिवाइस के थ्रू कि सुनो आवाज आती है, ये आवाज फलां चीज की है, और इसे बार बार सुनो। वो इरिटेट होता है कि क्या आवाज है, उसको तो आवाज जा रही है, गुस्सा भी आता है बच्चों को, बिहेवियर इशू हो जाते हैं, तो फिर उनको कंट्रोल करते हैं और फिर साथ साथ अडल्ट। ये बड़ी मेहनत वाला काम है, यकीन करें। जिस तरह आप मुझे बता रही थी ना कि जिस तरह आपने बड़े रिएक्शंस को बर्दाश्त कर ला, ये हर बंदे के बाद ही चलें जी, वैसे भी हम यही बात करेंगे, मैसेज भी होता है कि पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि हमने सबने मिलकर जो है वो अपने हिस्से की जो है ना दिया वो हमेशा जलाए रखना चाहिए इंसान को। अच्छा जी, इसके साथ मैं वो हम जिस तरह बात कर रहे थे, एक तो जोड़ों का आपके जॉइंट्स का इशू हो गया, एक जो गुठिया बोलते हैं ना, उसका जो गठिया, उसका जो दर्द होता है वो किस वजह से होता है? अच्छा, बहुत सारी ऐसी मैंने खवातीन देखी हैं जो ये कहते हैं कि उनको डॉक्टर्स जो हैं वो ये कह चुके होते हैं कि अगर आपका ये जो है ना इसका ट्रीटमेंट जो है वो नहीं हो सकता, जो मतलब मेडिसिन चल रही हैं, ठीक है, वक्ती रिलीफ मिल जाता है, क्या इसका वाकई इलाज नहीं है? देखिए, ऐसा है कि हर चीज़ का ट्रीटमेंट है, बट असल जो चीज़ें हर चीज़ की स्पेशलिटी है, तो मतलब हर चीज़ के डॉक्टर्स हैं। सही बात है, पहले आप कंसल्टेंसी आप लेते हैं डॉक्टर से, डॉक्टर्स आपको डायग्नोज करता है, डायग्नोज करके आपके पैरामीटर्स हैं, पैथोलॉजी आपके टेस्ट वगैरह करवाता है, टेस्ट से डिक्लेयर हो जाता है आपको ये मसला है, उसके मुताबिक मेडिकेशन देते हैं। अच्छा, मेडिकेशन के बाद भी फिर भी ज़रूरी होता है कि आप वो आपके हर जोड़ में दर्द होता है ना? हाँ जी, बिल्कुल, छोटे जोड़ों में दर्द, जैसे मैंने शुरू से ही मैंने बताया था, ये मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाना, पेन होना, कुछ ग्रिप ना हो जाना, मतलब है कि ऐसे जैसे बाजू पड़े, मतलब कोई काम
करने के इंसान काबिल नहीं होता। फिर ये जो जैसे मैंने पहले बताया कि ये पहले तो था ना 40 से 60 साल, आज का तो 20 से 40 साल की उम्र में बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये ज्यादातर लेडीज में ये प्रॉब्लम। अच्छा, खवातीन पे हमें अभी इसी तरफ आ रही थी कि खवातीन में बहुत प्रेगनेंसी के दौरान जो हम देखते हैं कि अगर उनको कोई इश्यूज हो जाते हैं तो ये वाला जो मर्ज है ये काफी खवातीन में पाया बिल्कुल, ये लेडीज में ज्यादातर होता है ये, और जाहिर बात है एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से होता है, इसलिए वो टेस्ट करवाए जाते हैं, उसमें सारा वो डिक्लेयर होता है कि ये प्रॉब्लम ही है। उसके मुताबिक जैसे मेडिकेशन होते हैं, हर चीज़ के डॉक्टर लेते हैं, जो कंसर्निंग डॉक्टर था उसे आप कंसल्ट करेंगे, वो मेडिकेशन देगा। उसके बाद जैसे मैंने आपको हमारी फिजियो में, हम फिजिकल एक्सरसाइज में क्या करते हैं, हम सारा जैसे मैंने एज पर आपको पहले मैंने गाइड किया है कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज, जैसे आपको इंडिपेंडेंट में बताया अपने जॉइंट्स को पहले मसाज कैसे करना है, इसको आपने वार्म कैसे करना है, इसके बाद आपने इंडिविजुअल फिर भी वही आता है ना, तमाम चीजें छोड़ के आपके फिजिकल जो आपकी एक्टिविटीज हैं उनको बहाल करें। और कहते हैं कि अब जब आपके मैदान आबाद होंगे ना तो अस्पताल जो है वो आपके वैरान होंगे। अभी तो अस्पताल ही हमारे इतने सारे आबाद हुए हैं। कोई मैसेज देना चाहे हमारे व्यूअर्स को? मैसेज ये है कि बोलते हैं ना, पेन इज नॉट अ पेन जस्ट कीप इट योर माइंड, इट्स अ पुअर लाइफस्टाइल। हम दर्द को बस वो अपने अंदर संभाल लेते हैं कि दर्द है, बट दर्द सिर्फ आपका कमजोर तर्ज जिंदगी है। बट एक्सरसाइज अपने ग्राउंड को, जैसे आपने बताया कि जिस कौम के खेल के मैदान आबाद होते हैं उनके हॉस्पिटल वीरान होते हैं, तो बस अपने वापस आना पड़ेगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम हो रहा है। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को वहाँ भेजें, उन्हें ज़ाया ना करें। आपको वही सब चीज़ें, सहूलतें जो आप फिजियोथेरेपिस्ट और ये क्या कहते हैं स्पीच थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद हैं। आपको कोई 1 पैनी भी नहीं देनी पड़ेगी और आप उसका फ़ायदा उठाएं। अच्छा, ये ऑफर है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। और फिर जहाँ लोगों के लिए इतनी मुश्किल आते हैं वहाँ अगर रिलीफ मिल रहा है तो लाजमी लोगों को फायदा उठाना चाहिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। और इसके साथ ही नाजरीन, आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।